नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। बीजेपी अब तक लोगों के बीच नफरत फैलाने, महंगाई पर काबू न पाने और बेरोजगारी की समस्या का हल न निकाल पाने के कारण विपक्ष के निशाने पर रही है। आप सबने देखा है। अब महिला सुरक्षा को लेकर भी देश में चिंता बढ़ती जा रही है दोस्तों, और कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इस मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक लड़की से कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार और उत्तराखंड में एक लड़की की कथित हत्या, ये दोनों घटनाएं जो हैं, और इन दोनों घटनाओं पर दुख जताते हुए राहुल गांधी ने एक आज सुबह सुबह ट्वीट किया। यहां से शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा है कि मुरादाबाद और उत्तराखंड में युवतियों के साथ जो घटनाएं हुई हैं उसने सबका दिल दहला दिया है। भारत जोड़ो यात्रा में मैं कई प्रतिभाशाली बच्चियों और युवतियों से मिल रहा हूं, उन्हें सुन रहा हूं। एक बात साफ है, हमारा भारत तभी आगे बढ़ेगा जब देश की महिलाएं सुरक्षित होंगी। ये जो आप देख रहे हैं इस ट्वीट को बहुत मायने रखता है। शुरुआत में ही इस ट्वीट को लाने का, महिलाओं की बात करने का या राहुल गांधी की बात करने की जरूरत यहां क्यों है, ये आगे जैसे जैसे इस कार्यक्रम को हम बढ़ाएंगे आप समझेंगे। और हमारे साथ कई वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, वो सब भी इस मुद्दे पर, इस मसले पर आपसे बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे। सोशल मीडिया पर भी लड़कियों की सुरक्षा को लेकर दोस्तों कई तरह से चिंता व्यक्त की जा रही है, लेकिन मजाल है कि देश की सत्ता पर बैठे बड़े बड़े बीजेपी नेता इस बारे में अफसोस के दो शब्द बोल दें। मोदी जी ने कल विकास में रुकावट के लिए अर्बन नक्सल जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को जिम्मेदार बताया है जो पर्यावरण की बात करते हैं। आइए जरा मोदी जी, अर्बन नक्सल बहुत प्यारा और बहुत फेवरेट ये शब्द है मोदी जी के लिए। जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। विकास में अर्बन नक्सल कैसे बाधक है और ये अर्बन नक्सल कैसे आया, कहां से आया, ये अब बताने की जरूरत नहीं है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। कैसे अर्बन नक्सलों ने, विकास विरोधियों ने इस इतने बड़े प्रकल्प को, सरदार सरोवर डैम को रोक के रखा था। आपको जानकर के हैरानी होगी साथियों, ये जो सरदार सरोवर डैम एकता नगर में आप बैठे हैं ना, इतना बड़ा जलाशय देखा होगा आपने, इसका शिलान्यास देश आजाद होने के तुरंत बाद किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। पंडित नेहरू ने शिलान्यास किया था। लेकिन सारे अर्बन नक्सल मैदान में आ गए, दुनिया के लोग आ गए, अपप्रचार किया, ऐसा ये पर्यावरण विरोधी है, यही अभियान चलाया और बार बार उसको रोका गया। जो काम की शुरुआत नेहरू जी ने की थी, वो काम पूरा हुआ मेरा आने के बाद। बताइए कितना देश का पैसा बर्बाद हो गया। और आज वही एकता नगर पर्यावरण का तीर्थ क्षेत्र बन गया। मतलब कितना झूठ चलाया था। और ये अर्बन नक्सल आज भी चुप नहीं है, आज भी उनके खेल खेल रहे हैं। उनके झूठ पकड़े गए, वो भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब उनको अब राजनीतिक समर्थन मिल जाता है कुछ लोगों का। साथियों, भारत में विकास को रोकने के लिए कई ग्लोबल इंस्टीट्यूशन भी, कई फाउंडेशन भी ऐसे बड़े पसंद आने वाले विषय पकड़ करके तूफान खड़ा कर देते हैं, और ये हमारे अर्बन नक्सल उसको माथे पर लेकर के नाचते रहते हैं और हमारी यहां रुकावट आ जाती है। पर्यावरण की रक्षा के संबंध में कोई कॉम्प्रोमाइज न करते हुए भी संतुलित रूप से विचार करके हमें ऐसे लोगों की साजिशों को, जो वर्ल्ड बैंक तक को प्रभावित कर देते हैं, बड़े बड़े जुडिशरी को प्रभावित कर देते हैं, इतना अपप्रचार कर देते हैं, चीजें अटक जाती है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि बेवजह पर्यावरण का नाम लेकर ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बार बार पर्यावरण और विकास में अर्बन नक्सल कैसे बाधक हैं ये बता रहे हैं। अर्बन नक्सल किसको कह रहे हैं ये सब आप अच्छी तरह से जानते हैं, यहाँ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ अमित शाह, देश के गृह मंत्री, कल बिहार में थे और उन्होंने पूर्णिया से नीतीश कुमार पर धोखेबाजी का आरोप लगाया है। इन नेताओं के बयानों से समझ में आता है दोस्तों कि जब दूसरों पर आरोप लगाने हों तो इनके बातों और बात जो उनके हैं और शब्दों की
जो है उसमें कमी नहीं है, लेकिन जब खुद जिम्मेदारी लेने की बात आए तो ये चुप्पी साध जाते हैं। खैर, जनता की तकलीफों को आवाज़ देने और इस तरह की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस कर रही है। लेकिन जब बात बिहार की, और बिहार में कल देश के गृह मंत्री अमित शाह थे सीमांचल में, तो उन्होंने नीतीश कुमार पर जो कुछ कहा है उसकी एक बानगी, एक छोटा सा नमूना वो भी पेश कर देता हूं, वो भी सुन लीजिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लालू प्रसाद यादव को भी सुनेंगे कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। आज पहुंच चुके हैं लालू प्रसाद यादव दिल्ली, और बात हम लिख रहे हैं राहुल गांधी का नया वार, वो भी समझेंगे कि क्या नया वार है। लेकिन पहले सुनते हैं अमित शाह, देश के गृह मंत्री, क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार पर। मित्रों, नीतीश कुमार कोई राजनीतिक विचारधारा के पक्षधर नहीं है। वो समाजवाद छोड़कर लालू जी के साथ भी जा सकते हैं, जातिवादी राजनीति कर सकते हैं। वो समाजवाद छोड़कर वामपंथियों के साथ भी बैठ सकते हैं। वो कांग्रेस छोड़कर वामपंथियों के साथ भी बैठ सकते हैं, और वो राजद छोड़कर भाजपा के साथ भी आ सकते हैं। उनकी एक ही नीति है, कुर्सी मेरी अक्सूल रहनी चाहिए। मगर नीतीश जी, इतने समय तक बिहार की जनता ने आपको बेनिफिट ऑफ डाउट लिया है, अब जान गए हैं इस बार चुनाव में ना लालू की पार्टी आएगी ना आपकी पार्टी आएगी। बिहार में खिलेगा तो केवल मोदी जी का कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। तो दोस्तों, केवल मोदी जी का कमल खिलेगा, क्या ये बीजेपी का कमल नहीं है? ये भी एक सवाल है। खैर, नीतीश कुमार पर वार कर रहे थे अमित शाह, और इधर नीतीश कुमार भी विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। कल यानी रविवार को नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव सोनिया गांधी से मिलने वाले हैं, और खबर है कि इसके बाद दोनों नेता हरियाणा के फतेहाबाद में रविवार को होने वाली एक विशाल रैली को भी संबोधित करेंगे। लालू प्रसाद यादव आज पहुंच चुके हैं दिल्ली, पटना से सीधे, और कल नीतीश कुमार भी पहुंचेंगे। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव सोनिया गांधी से तो मिलेंगे ही, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने अपने इस कार्यक्रम के बारे में मीडिया से चर्चा करते हुए जो कुछ कहा है, तमाम मीडिया के सवालों का कैसे उन्होंने जवाब दिया है। स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं है, स्वास्थ्य लाभ के लिए इसके बाद लालू प्रसाद यादव विदेश जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मीडिया से जो चर्चा कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जरा सुन लेते हैं लालू प्रसाद यादव को। नीतीश जी और मैं दोनों आदमी, सोनिया गांधी से मुलाकात होगी सर। हाँ। तो विपक्षी एकता की पूरी कोशिश है आप लोगों की? पूरा कोशिश है। तो क्या सफल हो पाएंगे? मुद्दा क्या रहेगा सर मुलाकात का सर? विपक्षी लोगों को इकट्ठा करने का, एकता बनाए रहने का। नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकिएगा सर 24 में? तो फेंकेंगे ही, बोल चुके हैं कितना बार। जी जी सर, अमित शाह बिहार दौरे पर है, वो लगातार आप लोग को सवाल उठा रहे हैं। अमित शाह बिल्कुल पगलाए हुए हैं, तो उनकी सरकार वहाँ से साफ हो गया, और 24 में भी सफाया होने वाला है, इसलिए वो दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, बोल रहे हैं जंगल राज, ये राज, वो राज। अभी गुजरात में जब थे तो क्या किए थे, अपना नहीं। जंगल राज आ जाएगा बिहार में फिर? नहीं, उनका जंगल राज था गुजरात में जब ये थे। वो कह रहे हैं 25 में भी बीजेपी सरकार बनेगी, 24 में मोदी जी सरकार बनेगी। 25 बोल रहे हैं तो देख लेंगे ना कि इसकी सरकार एक बनेगी। सवाल है सर कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे, बोल रहे हैं कि लालू यादव को एक बार फिर से छोड़ के बीजेपी के साथ आ जाएंगे। बिल्कुल विश्वास हम लोग इकट्ठा हो गए हैं। नीतीश साथ थे तो बहुत अच्छा। तो ये थे लालू प्रसाद यादव। तबीयत खराब है, आवाज उतनी बुलंद नहीं है जितनी पहले थी, लेकिन जो बातें कह रहे हैं वो पते की हैं और साफ 2024 की चुनौती पेश कर रहे हैं, और आने वाले समय में कि नीतीश कुमार और हम लोग मिलकर विपक्षी एकता को मजबूत करने की बात करेंगे, यही कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि नीतीश कुमार अब बीजेपी को बिहार की सत्ता से बाहर करने के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी मोर्चा बनाने में जुटे हुए हैं। उनकी कोशिशों के अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कुछ कहा है।
ममता बनर्जी ने कहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नीतीश कुमार और अन्य विपक्षी नेताओं के साथ एक मंच पर हम सब आएंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो साथ में लड़ेंगे। यानी विपक्ष अब बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तैयार है और इधर बीजेपी कई तरह से कई अलग अलग मुद्दों पर घिरती नजर आ रही है। बीजेपी से एक समाधान जो किसी भी तरह का उसकी कुछ भी सॉल्यूशन वो नहीं निकल पा रहा है देश के लिए। देश में जो बेरोजगारी है उसका सॉल्यूशन क्या है, रुपए की कीमत जो गिरती हुई है उसका सॉल्यूशन क्या है, महंगाई का सॉल्यूशन क्या है, ऐसे तमाम मुद्दों पर बीजेपी घिर चुकी है और घेराबंदी उसकी जो है बहुत मजबूत होती जा रही है विपक्ष की तरफ से, और इस वजह से उसकी घबराहट और बढ़ रही है। ये घबराहट कल बिहार में अमित शाह के भाषण में जाहिर हुआ है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए जो अमित शाह का अभी आपने सुना वो क्या कुछ कहा उन्होंने, ये तो आपने देख ही लिया, सुन ही लिया। लेकिन उसके अलावा जब लालू प्रसाद यादव की बात करते हैं हम तो वो भी आप देख ही रहे हैं। इन सब से इतर अब सवाल यह है कि अमित शाह के निशाने पर लालू और नीतीश क्यों आ गए? क्यों बीजेपी विपक्ष के मजबूत होने से घबरा रही है? क्या भारत जोड़ो यात्रा और नीतीश कुमार की मुहिम से बैकफुट पर जा चुकी है बीजेपी? जी हां, आ रहेगी, आएगी, बैकफुट पर वो नहीं कह रहा हूं मैं। क्या बीजेपी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की और नीतीश कुमार के जो विपक्षी एकता की जो मुहिम है इससे बीजेपी बैकफुट पर जा चुकी है? ये सवाल है, बड़ा सवाल है। और इधर राहुल गांधी पर बीजेपी लगातार वार कर रही है, राहुल को घेरने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन बीजेपी का हर वार उल्टा पड़ रहा है। आज राहुल गांधी की एक तस्वीर एक लड़की के साथ वाली एक फोटो शेयर करते हुए बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की। यह तस्वीर आप देख रहे हैं राइट साइड में, अगर फुल स्क्रीन दिखा पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और इस तस्वीर में ये लड़की कौन है ये बताने के लिए इन लोगों ने एक दूसरी लड़की को ये लेकर के आए। हालांकि बाद में फाइनली ये हुआ कि इस ट्वीट को उनको बीजेपी के कई हैंडल से जो ट्वीट किए गए थे बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं के, उसको हटाना पड़ा, डिलीट करना पड़ा सोशल मीडिया से। और लेकिन ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, ये लड़की कौन है अभी आपको बताते हैं हम। आइए, ये जो लड़की है इस लड़की से मेरी मुलाकात हुई थी अभी जब मैं कोच्चि गया हुआ था और जब कवर कर रहा था इस भारत जोड़ो यात्रा को, और डीबी लाइव देशबंधु से बात करते हुए इस लड़की ने अपना न सिर्फ परिचय दिया था बल्कि राहुल गांधी और तमाम मुद्दों पर बात की थी। उसकी एक छोटी सी निशानी आपके सामने रखते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत कुछ है, आप देख ही रहे हैं कि एक तरफ राहुल गांधी का ट्वीट हमने आपको दिखाया, उसके बाद अर्बन नक्सल को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो आपने देखा, अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार पर वो आपने देखा, आपने लालू प्रसाद यादव क्या कुछ कह रहे हैं विपक्षी एकता को लेकर के वो भी सुना, देखा। एक लड़की की तस्वीर को ऐसे वायरल करके राहुल गांधी को उनके कैरेक्टर पर और कांग्रेस को घेरने की जो कोशिश हुई उस पर कैसे खुद फंस गई बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ता नेता, वो भी जरा देख लीजिए। कौन लड़की जरा देख जरा उस वीडियो को ले आइए स्क्रीन पर। व्हाट्स योर नेम? My name is Miwa Joli. मीवा। Yes. मीवा, हिंदी आती है? No, हिंदी नहीं, नहीं है। आप अंग्रेजी में बोलो, कोई नहीं, मैं हिंदी में क्योंकि अभी लाइव कर रहा हूं और ये प्रोग्राम बहुत सारे लोग देख रहे हैं, इसलिए भी मैं चाहता हूं कि आपके कॉलेज में आ रहे हैं राहुल गांधी आज? No. Rahul Gandhi is coming to your college? Yeah, Rahul Gandhi is coming to UC College, Alua. It's a famous college. I'm proud of Alua. Proud of Alua. ये के लिए प्राउड की बात है, यहाँ फील कर रहे हैं लोग। ये Alua UC College students. ये सारे लोग जो हैं उसी कॉलेज के हैं, यूसी कॉलेज जो बता रही हैं, और वहाँ राहुल गांधी आ रहे हैं। We are very in thrill mood. We are very happy and in no words to express our. तो आप समझ सकते हैं, और युवाओं में जोश है। जिन युवाओं की बात होती है, जो युवा कहीं भटकाव की ओर हैं, कुछ युवा जो हैं वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बह गए हैं, उनके बीच अगर ऐसे यूथ भी हैं
जो कॉलेज के छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं और जो कह रहे हैं कि इस पदयात्रा कहाँ से आप लोग आ रहे हैं, कितनी दूरी से राहुल गांधी के साथ? From Parashala Thiruvananthapuram to I will be till Nilambur. Malappuram. Last destination of Kerala. Kerala last. तो ये जो लड़की है जिसकी ये तस्वीर, जो छात्रा है, स्टूडेंट है, इसकी तस्वीर को लेकर के वायरल करके आज राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की गई और बताया गया कि ये वो लड़की है जिसने हैदराबाद में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे और देखिए वो अब कांग्रेस के साथ जुड़ गई है, कांग्रेस की कार्यकर्ता हो गई है, जबकि वो दूसरी लड़की थी, ये दूसरी लड़की है। और किस तरह लगातार राहुल के ऊपर वार करके खुद बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ता या आरएसएस के लोग वो घिरते जा रहे हैं। तो बहुत सारी बातें, और इन बातों के बीच राहुल लगातार महिलाओं को लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा, देश में नफरत, बेरोजगारी, महंगाई, इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो बात कर रहे हैं उसमें कैसे घिर रही है, क्या ये राहुल का नया वार है, यही समझेंगे। क्योंकि स्थिति इस देश में वैसी हो गई है कि आप कोई भी मुद्दा लेकर आइए, उस मुद्दे से आपको हटा करके एक नया मुद्दा यहां अब तक गढ़ने की कोशिश होती रही। इन मुद्दों से अब बीजेपी खुद घिरती जा रही है क्या? क्योंकि उत्तराखंड में जो कुछ हुआ, अंकिता आप जानते हैं नाम, और उसके अलावा मुरादाबाद की घटना के बारे में बात हो रही है, झारखंड में भी एक घटना ऐसी हुई। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के दंभ भरने वाली बीजेपी क्या खुद अब इन मुद्दों पर भी घिर चुकी है? कई सारे सवाल हैं दोस्तों, और इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं हम, और हमारे साथ इस वक्त कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। आइए सबसे आपका परिचय करवाऊं और आगे बढ़े। हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी हैं, हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में मीनू जैन जी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं, अमरेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं। आप पांचों का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े इस कार्यक्रम में, और बहुत धन्यवाद और बहुत स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आप तमाम साथी, दोस्त, शुभचिंतक हमारे जो जुड़ते हैं इस लाइव कार्यक्रम में, अपनी बात, अपने विचार रखते हैं। आप सब का तहे दिल से इस्तकबाल है, स्वागत है। दोस्तों, वीकेंड है, मैं जानता हूं, छुट्टियां मनाने का वक्त, और अगर दिल्ली एनसीआर के आसपास हैं तो मौसम बहुत सुहाना हो चुका है, बारिश बहुत हो रही है। किसानों के लिए हालांकि अच्छी खबर नहीं है, धान की फसल बर्बाद हो चुकी है, लेकिन उसके साथ साथ जो गहमा गहमी जो देश में दक्षिण भारत से जो आग निकल के आ रही है, वो अपनी लपट क्या आगे लपट में उत्तर भारत को भी लेने वाली है। सियासी आग की बात कर रहा हूं और किसी आग की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कैसे घिर रही है बीजेपी, यही समझने की यहां कोशिश कर रहे हैं। सीधा मीनू जी आपके पास ही आना चाहता हूं। तस्वीर आखिर में आपने देख ली, और ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात थी कि वो लड़की खुद चली हुई हमारे पास आई थी, और चूंकि यूसी कॉलेज के बहुत सारे छात्र थे, सड़क पे जब मैं बातें कर रहा था, लाइव दे रहा था वहां से, तभी इस लड़की से भी और उसके कई दोस्तों से भी बात हुई। लंबी रिकॉर्डिंग है, लेकिन उसका एक अंश हम दिखा रहे थे। मीवा नाम है इस लड़की का, लेकिन चर्चा किसी और लड़की को लेकर के हो गई और घेरने की कोशिश राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को। अगर गिनाते चलें इन 15-17 दिनों में तो कई सारे ऐसे मुद्दे आए हैं मीनू जी, जो जिससे कांग्रेस को घेरने की कोशिश, सुबह कोशिश होती है, पहला ट्विटर हैंडल से जो कुछ निकलता है बम, वो फुस हो जाता है थोड़ी देर में। क्या कारण है, आखिर इतनी परेशान क्यों है बीजेपी, और इतना चेंज कैसे हो गई है कांग्रेस? मीनू जी। जी धन्यवाद राजीव जी। इसमें मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड में जो घटना हुई है उससे बहुत व्यथित हूँ, और आज दिन भर इसी उसमें भागदौड़ में थे हम लोग। तो वहां पे जो उत्तराखंड में घटना वो ये इस बात का साक्ष्य है और पूरी तरह प्रमाणित करती है कि भाजपा और इसके अनुषांगिक संगठन किस तरीके से एक यौन कुंठित लोगों का गिरोह है, जो एक स्त्री को लेकर, स्त्री की देह को लेकर एक यौन कुंठित मानसिकता से ग्रसित लोग हैं। उत्तराखंड में जो हुआ है वो उत्तराखंड के एक एरिया में, जंगल के एरिया में,
वहां पे बीजेपी के एक नेता विनोद आर्य, उनका बेटा पुलकित आर्य, उनका भी भाई अंकित आर्य, इनमें 2 लोग दर्जाधारी मंत्री रहे हैं। एक तो मंत्री थे ही, और जो पिता है विनोद आर्य वो पहले से दर्जाधारी रहे हैं। उनके बेटे ने वहां पे जमीन ली, सरकार यहाँ पे इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए जमीनें थोड़ा सब्सिडाइज रेट पे लोगों को देती है, तो उन्होंने अपनी फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री बनाने के लिए वहां जमीन ली और वहां पे रिसोर्ट बना दिया। उस रिसोर्ट में देह व्यापार का धंधा होता था। तो वहां पे जो ये उत्तराखंड के जो दुर्गम इलाके हैं, वहां से एक लड़की अंकिता भंडारी, बहुत गरीब परिवार की लड़की, वो अपना भविष्य तलाशने के इच्छा से या भविष्य की खोज में वो वहां आई और उसने वहां पे एज ए रिसेप्शनिस्ट ज्वाइन किया। और उस रिसेप्शनिस्ट लड़की को उस जो पुलकित आर्य, जो विनोद आर्य के बेटे हैं, भाजपा नेता के जो बेटे हैं पुलकित आर्य, रिसोर्ट के मालिक हैं, उसने उसको मजबूर किया कि आप यहाँ देह व्यापार में लग जाइए। उस लड़की ने मना किया और वो लड़की को उन्होंने मार के नहर में फेंक दिया। कहा यह जा रहा है कि लड़की को नहर में मार के फेंक दिया, लेकिन जो घटनाक्रम है उसमें वो 5 दिन से लड़की गायब थी। उसके बाद यहाँ के 2 लोकल पत्रकारों ने हिम्मत करके इस मामले को सोशल मीडिया पे उठाया, और अभी सोशल मीडिया की ही भूमिका के ऊपर मैं आगे बात करूंगी। सोशल मीडिया पे उस मामले को उठाया और उनको धमकी दी गई, उसके बावजूद भी वो 5 दिन से लगातार उठाते रहे। तो दबाव में आने के बाद सरकार ने उसको पुलिस को वो मामला दिया। लड़की के माँ बाप 5 दिन से घूमते रहे अपनी लड़की की गुमशुदगी के लिए रिपोर्ट कराने, किसी ने कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया। आज सुबह उस लड़की की लाश नहर से मिली है। उसमें अब उस पे जो साक्ष्य हैं उनको दबाने के लिए इस भाजपा की सरकार ने अपने ये जो धामी जी हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने उस रिसोर्ट के ऊपर बुलडोजर चलवा दिया, जबकि उस रिसोर्ट के अंदर बहुत सारे एविडेंस हैं, क्योंकि वो लड़की जो उनका जो आवास की व्यवस्था थी स्टाफ के, वो अंदर ही थी उस रिसोर्ट के। और वो रिसोर्ट अय्याशी का अड्डा बना हुआ था। दिल्ली और गुड़गांव के जो लोग हैं, अय्याश लोग हैं, उनकी अय्याशी का वो अड्डा बना हुआ था। अब वो लड़की, अब उसमें साक्ष्य मिटा दिए गए। अब साक्ष्य मिटा दिए गए तो अब क्या सामने आएगा सच कि लड़की के साथ एक्चुअली हुआ क्या था। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आक्रोशित है जनता, और उन्होंने क्या किया कि भाई हमने तो उनको निलंबित कर दिया है, विनोद आर्य को। तो खाली निलंबन होने से इस मामला दबता नहीं है। अब आ जाइए कि आज ये देखिए, कितने मोदी जी के शासन काल के बाद से जहां भी कहीं महिला यौन उत्पीड़न का मामला आता है, कहीं भी महिला के साथ कोई गलत व्यवहार होता है, उसमें भाजपा के नेता ही क्यों निकलते हैं उसके पीछे। तो ये बताता है कि ये इस तरह के यौन कुंठित लोग हैं। और ये जो राहुल गांधी के साथ आज इन्होंने जो ये महिला लड़की का एक फोटो लगाया है, वो भी उसी का नतीजा है, क्योंकि कंटेनर से राहुल गांधी नहीं डिगे, किसी टी शर्ट से राहुल गांधी नहीं डिगे, किसी पीएफआई का शगुफा छोड़ने से नहीं डिगे, आपने कर्तव्य पथ ले आए उससे नहीं डिगे, बच्चों के तस्वीरें ले आए, आपने बाल आयोग में शिकायत करी कि बच्चों का इस्तेमाल हो जाता है, वो सब उनके पटाखे फूस हो गए। तो अंत में क्या होता है कि जब आपको कोई रास्ता नहीं मिलता किसी भी व्यक्ति को परास्त करने का, तो चरित्र हनन सबसे बेहतर हथियार होता है उस टाइम, सबसे माकूल और सबसे सशक्त और सबसे सफल हथियार होता है। वो उन्होंने आज चला है। लेकिन जैसा कि आपने अभी दिखाया, ये तो देखिए कितना बड़ा साक्ष्य है। आपकी जो वीडियो की, आपकी जो दिखाया उस लड़की से बात हो रही है आपकी, तो ये तो बहुत लिविंग साक्ष्य है। लेकिन सुबह ही उन्होंने जो कांग्रेस का जो मीडिया सेल है, सोशल मीडिया सेल है, उन्होंने इसको सुबह ही इसके ऊपर ये साक्ष्य के साथ इसको ध्वस्त कर दिया था। देखिए, अब ये बात आती है कि सोशल मीडिया, अब जिस सोशल मीडिया को नाव की कंधे पे सवार होके मोदी जी सत्ता पे काबिज हुए, सोशल मीडिया के जरिए ही इन्होंने दुनिया का बेवकूफ बनाया, पब्लिक का बेवकूफ बनाया, यहाँ इंडिया में पब्लिक का बेवकूफ बनाया, जिसमें कि व्हाट्सएप और ट्विटर की सबसे बड़ी भूमिका है, फेसबुक की। तो वही आज वो सोशल मीडिया इनके ऊपर ही वापस बूमरैंग हो रहा है। देखिए, जो ये अंकिता भंडारी का केस हुआ है उत्तराखंड में, वो भी केवल सोशल मीडिया पे एक्टिव 2 पत्रकारों की वजह से, स्थानीय एक्टिविस्ट की वजह से फॉलो हो पाया और सच्चाई थोड़ी बहुत सामने आई कि क्या हुआ था उस लड़की के साथ। और आज अब जो ये हो रहा है, जो इन्होंने लड़की के बारे में इन्होंने वार किया है राहुल गांधी के ऊपर, तो वो भी
क्योंकि सोशल मीडिया पे उन्होंने बदमाशी की है, तो जो सोशल मीडिया सेल और जो मीडिया डिपार्टमेंट है कांग्रेस का, वो अब काफी दिनों से हरकत में, जब से ये नई टीम आई है, और बहुत सक्सेसफुली वो उनके ऊपर वार कर रहे हैं। मैं आपको एक और बताती हूँ इस घटना से पहले, शायद मैंने कल भी कहा था आपके चैनल पे, राहुल गांधी और उनकी टीम जब शाम हो गई तो उससे पहले वो रास्ते में कोई चाय की दुकान पड़ी अंदर, जैसे होता है ना ढाबा टाइप, रेस्टोरेंट टाइप, उसमें वो लोग चाय पीने गए। उसमें सारी कांग्रेस कमेटी है, लोकल कांग्रेस कमेटी है, और वहां पे महिलाएं भी हैं और राहुल गांधी भी अंदर गए हैं। उसका वीडियो बन रहा है और बाहर आते हैं तो उसमें वो क्या कहे कि ऋषि बागड़ी है कोई ट्विटर पे एक्टिव अकाउंट, उसने कहा कि देखिए ये दारू के नशे में झूमते हुए आ रहा है कांग्रेसी बाहर, और अंदर राहुल गांधी है, दारू पीने गया है। तो आप ये देखिए कि बगैर किसी साक्ष्य के, बगैर मतलब वहां कहीं दारू का जिक्र नहीं है, उस दुकान का कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है, एक छोटी चाय की दुकान है, और उसको ये बता दिया गया कि ये दारू पीने के लिए अंदर गए थे। और वो, लेकिन तभी कांग्रेस ने, जो सोशल मीडिया सेल था, उसने तभी उनके ऊपर पलटवार किया। उन्होंने बताया कि ये इसकी लोकेशन है, उन्होंने गूगल लोकेशन दी और ये इस रेस्टोरेंट का नाम है और ये आप चेक करिए। और उन्होंने कहा कि अभी अवमानना का नोटिस आपके लिए इंतजार करिए, आ रहा है, और उन्होंने इशू भी किया अगले दिन। तो उस ऋषि बागड़ी ने वो ट्वीट मिटा दिया और आज इस लड़की के बारे में भी उसने वो ट्वीट मिटा दिया है। तो ये चीज जो इनका महिलाओं को लेके, देखिए महिलाएं जो है ना भाजपा के नेताओं से असुरक्षित है, राहुल गांधी से असुरक्षित नहीं है नेता। आप आज 15-16 दिन हो गए हैं, आप लगातार देख रहे हैं, उसमें महिलाएं, युवतियां, मैंने आपके चैनल पे एक दिन कहा भी था कि बेलौस मिल रही है। मतलब उनको यही खतरा नहीं है कि इससे कोई खतरा हो सकता है, हम इस मर्द के इतने नजदीक जा रहे हैं। युवा लड़कियां, महिलाएं, वृद्ध, जो प्रौढ़ महिलाएं हैं, वृद्धाएं हैं, बच्चों की तो बात ही जाने दीजिए, वो मतलब उनको हर चीज में उनको ये गंदगी दिखाई देती है, और जबकि गंदगी इनके यहाँ भरी पड़ी है। और न केवल यौन शोषण, उसके अलावा जो जिसको कहते हैं कि महिलाओं का हर तरीके से, इनका तो जिसको कहते हैं ना कि डीएनए में है ये महिलाओं के प्रति। क्योंकि जब नेता इतनी गंदी भाषा महिलाओं के लिए बोलेगा, जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, तो वो स्वाभाविक है, जो पीछे उनके जो उनका कार्डर है उसको तो लगेगा कि यार बहुत अच्छा लाइसेंस है, हम इसके बारे में बोले। तो ये यौन कंटेंट। जी मीनू जी बिल्कुल आऊंगा जी, बिल्कुल आऊंगा। बहुत सारी बातें हो रही हैं, हमारे और भी तमाम जो वरिष्ठ जन हैं हमारे साथ जुड़े हुए, सबसे उनकी भी जो बातें विचार हैं उसको भी सुन लेते हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ल जी। सुनील जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। वीकेंड पे एक बहुत ही बढ़िया गरिष्ठ जनों का पैनल मौजूद है और सबकी बातें यहाँ सुनना जरूरी है। बहुत कुछ देख करके लौट रहा हूं मैं, आया हूं केरल से, लेकिन जो कुछ चल रहा है उसको यहाँ से विजुअलाइज करने की, और कैसे जिसका आप नाम ले रही थी अभी, उसको लीगल नोटिस भेज दिया गया कांग्रेस की तरफ से, लेकिन कैसे कांग्रेस को घेरने की कोशिश हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ उन राज्यों में, चाहे उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, काफी चर्चा में है, और महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर, महिलाओं की सुरक्षा का दंभ भरने वाली योगी सरकार को भी आपने देख लिया, और उसके बाद अब धामी सरकार को भी हम देख रहे हैं। इन सब से इतर राहुल गांधी से बेखौफ महिलाएं भी मिल रही हैं, गले मिल रही हैं जैसे भी, और उसको लेकर के भी काफी सारे ट्वीट्स आ रहे हैं। लेकिन क्या एक राजनेता से मिलना, अपने हिसाब से अपनी बातें करना, एक आइडल के रूप में उसे देखना, समझना, इसमें कोई गुनाह है क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है। समाज में जो कुछ हो रहा है उसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कितना बड़ा रोल है, ये भी समझने की जरूरत है। हमारे साथ दो वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, दोनों प्रोफेसर हैं और दोनों छात्रों से और युवाओं से खूब मिलते हैं, इसलिए आप दोनों के पास आना चाहता हूं। सबसे पहले प्रोफेसर रविकांत जी और उनके बाद प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, फिर आऊंगा प्रेम कुमार जी और तमाम हमारे दूसरे साथियों के बीच में। लेकिन आप दोनों से जो समाज में हो रहा है थोड़ा सा इसकी जरूरत है, इसलिए भी पहले प्रोफेसर रविकांत जी, एक तरफ सुबह सुबह आपके व्हाट्सएप पर बहुत सारी चीजें परोस दी जाती हैं, चाय के साथ मजा लीजिए, लेकिन जो युवा हैं, हम और आप तो समझ लेते हैं, जांचने परखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं पे दूसरे लोग जो हैं उसी को इकट्ठा करके और उसी को सब कुछ समझ करके, सोच करके
जब ऐसे वरिष्ठ लोग भेजेंगे तो वैसा मान करके आगे बढ़ जाते हैं। समाज बदलता जा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो नफरत की दीवार है उसको तोड़ने के लिए निकला हूं, लेकिन लगता है क्या आपको प्रोफेसर रविकांत कि राहुल गांधी जो जिस दावे के साथ 3,500 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करने वाले हैं, वो दावा, वो वादा पूरा हो पाएगा क्या? राजीव जी, जिस समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के लिए कैंपेन कर रहे थे, उस समय उनका एक बड़ा चर्चित नारा हुआ करता था कि ये देश नौजवान है और युवा देश को हमें विश्व गुरु बनाना है, वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाना है, वगैरह वगैरह, वो जो उन्होंने जो सपना दिखाया था। और उस समय उन्होंने वादे भी किए थे कि प्रतिवर्ष हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे, विश्वविद्यालय बेहतर होंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आप देखिए, लगातार एनईपी के नाम पर विश्वविद्यालयों को लगभग खत्म कर दिया गया। वहां पे क्या पढ़ाई लिखाई हो रही है वो हम सब जान रहे हैं, किस तरह से वो पूरा सिस्टम चल रहा है। अब तो ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की बात हो रही है कि पूरा उसकी जरूरत ही नहीं है साहब पढ़ाने लिखाने की, वो सब कुछ ऑनलाइन चलेगा। और अध्यापकों की जो सीटें हैं वो सब रिक्त पड़ी हुई हैं। जहां जहां भरा जा रहा है उसमें आप देख रहे हैं कि एनएफएस हो रहा है, जो दलित और पिछड़ों की वैकेंसी है। और इन्हीं दलित और पिछड़ों के नौजवानों में खास करके वो जो सुबह और शाम जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो कूड़ा भरा जा रहा है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के बेटे तो एलएलएम कहां से कर रहे हैं, या अमित शाह के सुपुत्र तो बीसीसीआई के चेयरमैन है या सेक्रेटरी जो भी है। तो इनके जो बच्चे हैं वो तो विदेशों में पढ़ रहे हैं या बड़े कारोबार कर रहे हैं या बड़े पदों पर बैठे हुए हैं या राजनीति में अपना करियर बना रहे हैं। लेकिन दूसरे बच्चों को, नौजवानों को क्या सिखा रहे? नारा लगाइए हमारे साथ देश के गद्दारों को और आगे उनको बोलना है। उनके भीतर जिस तरह की नफरत पैदा की जा रही है, जिसका भेदभाव पैदा किया जा रहा है, जो कुंठाएं पैदा की जा रही है, और उसके बाद, और इतना ही नहीं, मुंद्रा पोर्ट पर जो सामग्री आ रही है वो कहां जा रही है, इसकी जांच होगी कि नहीं होगी? उसी गुजरात में हो रहा है ये सब। और उसी के बरक्स मुंद्रा पोर्ट किसके पास है और अडानी साहब की संपत्ति कहां पहुंच रही है, इन दोनों का क्या कोई संबंध है? इसकी जांच होनी चाहिए। अब नौजवानों के पास न तो इस समय रोजगार है, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, वो भटका हुआ है। और ऐसे में आप उनको जेम्बेजी बनाइए, जैसे आपको कई दफा दृश्य वो देखने को मिले होंगे। एक तो मैं ही साक्षी रहा हूं, उसकी भी जिक्र आपने कई बार किया है। तो इन हालातों में आप किस तरह के नौजवान पीढ़ी को बना रहे हैं? और दूसरी तरफ जो दक्षिण भारत है, मैं थोड़ा सा फर्क करता हूं, ये तो गोबर पट्टी है, तो यहां तो वो नौजवान गाय का मूत्र भी पिएगा, वो फोटो डालते हुए, वो गोबर भी खाएगा, कोरोना का सारा जो वायरस था उससे दूर हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो दक्षिण भारत है, वहां पे वो यूथ पढ़ता लिखता है, विवेक संपन्न है, और यही कारण वो केरल से यात्रा चल रही है। सबसे ज्यादा साक्षरता केरल में है, और आज तक भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपना वजूद नहीं बना पाई। जीतना तो छोड़ दीजिए, अब क्यों नहीं बना पाई है उसका भी कारण हम लोग जानते हैं कि जहां शिक्षा है, जहां विवेक है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इनको चाहिए अंधभक्त, इनको चाहिए विवेकहीन नौजवान, जो कुछ प्रलोभन के लिए, या उनको दिखाया जाए कि फला देखिए, उसका दिमाग दुरुस्त करना है, फला समुदाय ऐसा है, उसको डर दिखाना। और जिस तरह का कारपोरेट फंडिंग है, अभी तो केजरीवाल की पार्टी पूरा आरोप लगा रही है कि साहब 20-20, 25-25 करोड़ रुपया ऑफर किया जा रहा है विधायकों को। इस पर जांच होगी कि नहीं होगी कभी? वो इस पे ईडी, सीबीआई और ईडी नहीं लगेगा, ये केवल विपक्षियों के लिए है। तो आप किस तरह की नौजवान पीढ़ी बनाना चाहते हैं, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलाप से दिखता है। इलाहाबाद में क्या हो रहा है?
जहां पे आपने 400 गुना फीस बढ़ा दी, एक नौजवान फांसी लगाकर के आत्महत्या कर लेता है और सैकड़ों नौजवान सड़क पर हैं, आधी रात में आंदोलन कर रहे हैं। वो तो ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट है, वहां पर नौजवान ये करने के लिए मजबूर है, बाकी जगह तो आप उनको सपना ही नहीं देखने दे रहे ना, क्योंकि आपने उनके दिमाग में भर रखा है कहीं पाकिस्तान, कहीं कोई समुदाय, कहीं कोई जाति और अपनी मसीहाई कि साहब ये तो जो आए हैं वो अवतार लेकर के आए और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उसको न तो ये पता है कि वो हिंदू क्या है और राष्ट्र क्या है। अब अर्बन नक्सल है तो अब कल से आप देखिएगा बौछार। ये कौन है अर्बन नक्सल और इतना भय क्यों है इस अर्बन नक्सल से? मेधा पाटकर से लेकर के सुधा भारद्वाज होते हुए, तीस्ता शीतलवाड़ होते हुए, योगेंद्र यादव होते हुए, जो अभी कुछ लोग हैं उस यात्रा में, तो ये जो डर है पढ़े लिखे लोगों से। अब बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ करके आने वाला तो पप्पू है और जिनकी डिग्री का पता नहीं है वो साहब क्या है, आप समझ सकते हैं। वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में कहा ये विषय चलता है, मैं तो विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ, मुझे नहीं पता है वो डिग्री कब की है, कैसी है। मुझे लगता है कि पूरा हिंदुस्तान जानता है, लेकिन उस देवत्व के जरिए कोई सवाल नहीं खड़ा हो सकता है मोदी जी पर। उसके जरिए सारे सवालों को आप नेस्तनाबूद कर दे रहे हैं। और ये अगर उन्होंने आज अर्बन नक्सल कहा है तो राजीव जी आपको भी हिदायत है और हम जो सब बैठे हैं, क्योंकि आप सवाल उठा रहे हैं, आपको भक्त बनना पड़ेगा तभी ठीक है, वरना कल से अर्बन नक्सल आप भी है। तो ये इसके लिए इशारा किया गया है और मुझे लगता है कि आने वाले दौर में हम सब इसको भुगतेंगे, क्योंकि एक बार नहीं कहा मोदी जी, कई बार कहा है, तो ये फरमान जारी हो गया। उस राज्य में एक लंबा वक्त और अभी भी गुजारता रहता हूं जहां अर्बन भी हैं और जहां रूरल भी हैं। तो मैं बात छत्तीसगढ़ की कर रहा हूं और बहुत नज़दीक से, और इन लोगों के क्रियाकलापों को और तमाम चीज़ों को, लेकिन सरकार किस ढंग से, और आपने बिल्कुल नाम लेकर के जो बताया है प्रोफेसर रविकांत जी, कई लोगों के नाम, बिल्कुल ये सब हिट लिस्ट वाले हैं नाम, और सरदार सरोवर डैम और बाकी बातें कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो इशारा किसकी तरफ था आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। खैर, यही फर्क है कि अगर आप बुद्धिजीवी हो जाते हैं तो जीवी जो कहा जाता है, और ऑक्सफोर्ड का आप नाम ले रहे थे, तो उसको लेकर के भी बहुत सारी बातें, हार्वर्ड को लेकर के भी बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। हार्ड वर्क और हार्वर्ड आप याद कीजिए। खैर, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, जो कुछ चल रहा है इस पर बहुत सारी बातें हम करते आ रहे हैं लगातार। महिलाओं को लेकर के एक अलग खुला विचार, और इन विचारों के साथ इस भारत जोड़ो यात्रा में देख रहा हूं कि जैसे महिलाएं आ रही हैं अलग। जब वो यात्रा इधर आएगी उत्तर भारत की ओर तो हम सब और नज़दीक से उस नज़ारे को देखेंगे, लेकिन दक्षिण भारत में जब ये यात्रा है तो यहाँ भी देख रहे हैं हम कि, और उसमें जो कांग्रेस के जो विचार हैं, और कांग्रेस जिस प्रकार नफरत की दीवार को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, नफरत की दीवार में बहुत सारी बातें हैं, उसमें महिलाओं के प्रति जो नफरत है उसकी बात भी है, लेकिन उन्हीं महिलाओं को लेकर के कांग्रेस पर लगातार वार करना, और दूसरी तरफ जो चीज़ें, जो रिजल्ट दिखाई दे रहा है, उस रिजल्ट में हम उत्तराखंड के अंकिता भंडारी को भी देख लें, उस रिजल्ट में हम और भी दूसरे लोगों को, जो बीजेपी शासित राज्य, उसकी बात भी कर लें, तो नजर आता है कि कुछ भी नहीं बदला है। सिर्फ चुनावी वादे भी और दावे भी कह सकते हैं, यही हर साल बदले हुए दिखाई देते हैं। इस बार आपको कहा जाएगा कि पकोड़ा तल करके रोजगार ले लो, लेकिन दूसरी बार कहा जाएगा कि कुछ और कर लो। तो ये बस फर्क इतना ही रहेगा, अगली बार भी आपको रोजगार दिया जाएगा, रोजगार की बात होगी, गरीबी महंगाई खत्म करने की बात भी होगी, हो सकता है पेट्रोल डीजल की कीमत को कम भी कर दिया जाए, सब कुछ,
लेकिन ये सारी चीजें चुनाव के वक्त ही, ये दावे वादे सब कुछ चुनाव के वक्त ही, और चुनाव से बाहर अगर निकलते हैं तो विपक्षी कैसे घिरे उस पर पूरा ध्यान, और इसके लिए पूरा जोर जो है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, आपके हमारे हम सब पे कितनी सारी चीजें आती रहती हैं। क्या सोच विकसित हो रही है इस वक्त युवाओं में, जरा युवाओं की साइकोलॉजी को आपके जरिए समझना चाहूंगा, और उसके तहत इस पॉलिटिक्स को, चाहे वो सत्तारूढ़ दल की पॉलिटिक्स हो चाहे विपक्षी पार्टियों की पॉलिटिक्स हो, इसको जरा समझाइए। देखिए राजीव जी, आपने शिक्षक जीवन के बारे में बात की, तो मैंने अपने शिक्षक जीवन में जो देखा, अगर एक क्लास में 100 बच्चे होते हैं तो 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो भरपूर पढ़ना चाहते हैं, जो प्रेरित होते हैं कि पढ़ें, ज्ञान अर्जित करें और ऊंचे स्तर पे जाएं। 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते और चाहते हैं कि क्लास में कोई ना पढ़े, और 80% लोग जो होते हैं वो फेंस सिटर्स होते हैं। जिधर का भार ज्यादा होता है, जो ज्यादा तेज होता है, उसकी तरफ हो जाते हैं। पिछले 8 साल से जो हुआ है वास्तविकता में राजीव जी, जो 10% लोग नहीं पढ़ना चाहते थे, जो देश का ध्यान भटकाना चाहते थे, जो देश को हमारे मूल मूल्यों से अलग करना चाहते थे, वो हावी थे। मैं जो देख रहा हूं पिछले 3-4 महीने से, जब से कांग्रेस का जो आईटी सेल सक्रिय हुआ है, आज की तारीख में जो व्हाट्सएप पे स्टोरी है, ये लोग डिफेंसिव हैं। जो 10% लोग जो नहीं पढ़ना चाहते थे, जो ध्यान भटकाना चाहते थे, वो आज डिफेंसिव मोड में हैं। और आज वो लोग जो चाहते हैं कि देश में एकता बने, भारत जुड़े, सारे धर्म और संप्रदाय और जाति आपस में मिलकर भारत को विश्वगुरु बनाएं, वो हावी हो रहे हैं। और मैं एक चीज बताऊं, 2-3 दिन पहले राजीव जी जो हुआ कि मोहन भागवत जी एक मदरसे में गए और वहां जाके एक मस्जिद में जाके उन्होंने इमाम से मुलाकात की, तो मुझे नहीं लगता, मुझे समझ में नहीं आता क्या भाजपा और आरएसएस के बीच में खाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जो मूल उनकी स्थापना है, जो उनकी आधार है, उनकी सत्ता का जो आधार है, उसको ध्वस्त कर दिया है। तो आज की तारीख में जो 10% लोग हैं जो पूरी तरह से भक्त थे, वो लोग आज डिफेंसिव हैं। वो इस प्रश्न का, इस चीज का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, अपने समर्थकों को ये बात एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि जिस वर्ग के खिलाफ लड़ाई खड़ी करके और एक हवा खड़ा करके आपने अपने वोटों को पक्का किया था, आज आप उनके पास क्यों चले गए। दूसरी बात जो आपने ये महिला उत्पीड़न की बात बताई राजीव जी, वास्तविकता में ये जो आधार रख दिया था बीजेपी ने, ये 7-8 साल पहले से रख दिया था। जब सेंगर साहब का मामला हुआ था, जब हाथरस का मामला हुआ था, लखीमपुर का मामला हुआ था, आप बताएं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत अच्छे काम किए, कुछ उनसे गलतियां भी हुई, वो मानव थे, भगवान नहीं थे। उनका दोष अगर उनके परदौहित्र को दिया जा सकता है, तो एक गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा किसानों को कुचलने का दंड पिता को क्यों नहीं दिया जा सकता। देखिए, मैंने एक बार आपके ही चर्चा में एक बात कही थी, मैनेजमेंट में हम कहते हैं हॉट स्टोव रूल होता है। हॉट स्टोव रूल का मतलब होता है जो गर्म स्टोव है, अगर कोई उसे छुएगा तो जलेगा, तुरंत जलेगा, कोई भी हो जलेगा, मंत्री हो, संतरी हो, गरीब हो, अमीर हो, यह है कानून की व्यवस्था। आज जो कानून की व्यवस्था बन गई है, आप भ्रष्टाचार कीजिए, ईडी की रेड होगी, उसके बाद आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिएगा, आप पाक दामन साफ हो जाएंगे। अगर आप मंत्री के बेटे हैं, किसी को जीप पे कुचल दीजिएगा, आपको कुछ नहीं होगा। आप बेटियों का रेप कर देंगे, आपका कुछ नहीं होगा। तो ये जो परंपरा कायम हो गई है, ये जो ऐसे दबंग लोग समाज में पैदा हो गए हैं, और ये ऐसा हो गया है कि अगर आप सत्ता पक्ष के साथ हैं तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, अगर आप सत्ता पक्ष के साथ नहीं है तो ईडी, सीबीआई, आपको अर्बन नक्सल भी कहा जाएगा, आपको नक्सलाइट भी कहा जाएगा, आपका एनकाउंटर भी कर दिया जाएगा, आपकी जीप भी पलट जाएगी, ये सारी घटनाएं होंगी, ये जो समाज के अंदर। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जो लोग देश का हित चाहते हैं, जो राष्ट्र हित चाहते हैं, वो अब सजग हो गए हैं, वो काउंटर ऑफेंसिव में आ गए हैं, और सोशल मीडिया के अंदर जो इनका बिल्कुल एक प्रकार का आधिपत्य टूट रहा है, और इससे लग रहा है कि पूरी जो संरचना है वो बदल रही है। राजीव जी, बिल्कुल संरचना बदल रही है, लेकिन प्रेम कुमार जी, ये हो क्या रहा है, जरा आपके नजरिए से समझना चाहूंगा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी तरफ बिहार से अब तो लालू प्रसाद यादव भी अकेले आए हैं पटना से दिल्ली,
और कल सोनिया गांधी से मिलने वाले हैं ये दोनों नेता। और जो भी वार बीजेपी की तरफ से सब खाली। आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है और चल क्या रहा है इस वक्त, जरा आप बताइए। जी राजीव जी, आपने तो बहुत बेहतरीन तरीके से नरेंद्र मोदी जी के बयान सुनाए, राहुल गांधी जी के भी और ममता बनर्जी जी के भी आप सुनाने वाले हैं, और बहुत सारे जो देश में गतिविधियां हैं, अमित शाह के भी बयान आपने सुनाए। तो इस तरीके से पूरे देश में जो हलचल है और उस हलचल को दिखाया है, और उसकी वजह राहुल गांधी जी की यात्रा। वो जो यात्रा है उसका एक्ट आपने डिफरेंट जो बयान है उसके हिसाब से आपने रखा है, और वो बहुत सही रखा है, उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। एक और जो मार्केबल बात है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अपने बयानों में, भाषणों में बोल रहे हैं, वो केवल कोस रहे हैं। ये एक नई शैली देख रहे हैं। सत्ताधारी दल विपक्ष को कोस रहा है। अब तक तो था कि उल्टा होता था, लेकिन अब सत्ताधारी दल विपक्ष को कोस रहा है। ये एक नई प्रवृत्ति दिख रही है। दूसरी एक प्रवृत्ति दिख रही है कि अभी चूंकि भारत जोड़ो का भाव है, तो यहां से सांप्रदायिकता वाली भाषा जो है खत्म है। जो बीजेपी नेताओं की जुबान परती भाषा हुआ करती थी, वो भाषा अभी गायब है। ये भी हम इम्पैक्ट मान रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा का। ये भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट है। आपने याद कीजिए ना, जब से इस पूरा सितंबर हम लोग मिडिल क्रॉस कर चुके हैं, 22-23 तारीख है, तो अब तक 15-20 दिन, 7 तारीख के आगे जोड़िए 16 दिन हो गए। तो इस एक पखवाड़े में पॉलिटिक्स कितनी बदली है। इस पॉलिटिक्स में नफरत वाले तत्व नहीं है और विपक्ष को कोसने वाला फैक्टर है। तो ये दोनों बातें बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अपने पॉलिटिकल स्टैंड पर फिर से पुनर्विचार करने के लिए विवश होना पड़े, और ये जो विवशता है, ये विवशता इस यात्रा की उपलब्धि है। दो किस्म से बातों को देखे, सेंटर भी दो है। एक एक्शन राहुल गांधी पर तो हमेशा से हमले होते रहे हैं, लेकिन इस यात्रा के दौरान थोड़ा फोकस्ड होकर हमला किया जा रहा है, और उनके चारित्रिक पहलू पर भी हमले हो रहे हैं, और इस बात पर भी राजनीतिक हमले हो रहे हैं कि उनकी यात्रा कहां से गुजरेगी, कहां से नहीं गुजरेगी। तमाम पहलू हैं, और कैसे ये यात्रा रुक जाए, कैसे किसी केस कानून में फंसाया जाए, वो सारी चीजें भी चल रही हैं। इस यात्रा को कैसे बदनाम किया जाए। दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार भी उस सेंटर पर है जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी आक्रमण कर रही है। तो ये दो जो सेंटर बने हैं भारतीय राजनीति में हाल फिलहाल में, और जो बदलाव है, देखिए किसी समय उद्धव ठाकरे पर बहुत हमला होता था, लेकिन अब उद्धव ठाकरे पर वो हमला नहीं हो रहा है, क्योंकि अब उनकी जरूरत वहां ना होकर के वो जगह नीतीश कुमार ले चुके। नीतीश कुमार ने जो पहल की है महागठबंधन वाली, या उसको जिंदा किया है, पुरानी पहल को जिंदा किया है, बीजेपी से सरकार छीनी है, तो उसके बाद वो जिस तरीके से देश में अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं और एक स्थिति बना रहे हैं कि हमें एकजुट या इकट्ठा होना है इस सरकार के विरुद्ध, और इसमें तो कोई संदेह नहीं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार के विरोध में देश के अलग अलग हिस्सों में गुस्सा है। अब ये जो गुस्सा है, उससे जुड़ी हुई जो सियासत है, उसको कैसे कनेक्ट किया जाए, तो ये कनेक्शन दो तरह से हो रहा है। एक मास को जोड़ने का काम राहुल गांधी है, और एक संगठन के नेताओं को जोड़ने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। और यही वो दो सेंटर है जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी लगातार हमले बढ़ा रही है और हमले तेज कर रही है। तो ये राजनीति बदली है। इस बीच जो कुछ छोटी छोटी मैं घटनाएं इसलिए बोलना चाहता हूं, इसको अन्यथा न ले। जैसे मान लीजिए उत्तराखंड की घटना है, या इस तरह की महिला विषयक जो घटनाएं हैं, तो महिला विषयक घटनाएं या बलात्कार घटनाएं, महिला उत्पीड़न की घटनाएं, इसकी संख्या तो इतनी ज्यादा है कि मिनट कितनी घटनाएं हो रही हैं, घंटों में कितनी घटनाएं हो रही हैं, इसके आंकड़े हमारे बीच होते हैं, लेकिन इसको संजीदगी से बंद या खत्म करने की पहल कभी होती नहीं है। अभी जो घटना घटी है उत्तराखंड की,
वो इसमें थोड़ी अहमियत है, इसलिए कि ये एक सिस्टम में जाकर के महिलाओं के विरोध में या करप्शन प्रैक्टिसेस जो सिस्टम के रूप में है। उत्तराखंड में आपको याद होगा जब कोरोना चल रहा था, कुंभ हो रहा था, तो वहां कोरोना के सर्टिफिकेट वैक्सीन लेने वाले बड़े आसानी से मिल जाया करते थे। एक रैकेट था, बाद में भंडाफोड़ हुआ, सबके सब गुजराती लोग थे जो वहां करके वैक्सीन का सर्टिफिकेट बांटते थे और जाइए कुंभ स्नान कराएं, तो वो भी भंडाफोड़ हुआ था। यानी सिस्टम में भ्रष्टाचार घुसा हुआ। इस सिस्टम में महिलाओं का इस्तेमाल जो हो रहा है, इस पूरे देश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में तो एक मामला सामने आया, महिलाओं का पूरे भ्रष्ट सिस्टम में ये दुरुपयोग हो रहा है। अगर ये बातें देर सवेर जरूर उजागर होंगी, क्योंकि नेताओं की जो कोटरी है उसमें भी महिलाओं का इस्तेमाल इसी तरीके से चल रहा है। मुझे इंतजार है कि कब ऐसे केस सामने आए और ये बातें उजागर हों, तो इस मायने में ये महत्वपूर्ण है। ऐसे तो देश में घटनाएं घटती हैं, घटती रही हैं, रोका नहीं जा पा रहा है, सिस्टम फेल है। लेकिन राजनीति में और राजनीति के भ्रष्टाचार में महिलाएं अगर शरीक की जा रही हैं, जबरन शरीक की जा रही हैं, तो ये बहुत बड़ा मामला है और बड़े खुलासे का देश को इंतजार रहेगा। ये ओवरऑल मुझे लगता है कि ये पूरी जो सियासत है, इसको अभी ये स्थिति में आपने जितना अब तक उदाहरण गिनाया उसके हिसाब से ये बातें मैं कह रहा हूं। और वो बात एक और छूट रही है हमसे, जो तस्वीर आपने लड़की की दिखलाई और जिसको इस रूप में दिखाया गया कि वो लड़की है जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, उसको राहुल गांधी गले लगा रहे हैं या सीने से लगा रहे हैं। ये जो तस्वीर है, यहां एक बात और बोलना जरूरी है। वो लड़की जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही थी, उसका पूरा वीडियो उस समय लाइव मैं देख रहा था। उस समय वो हिंदुस्तान जिंदाबाद भी बोलना चाह रही थी और पाकिस्तान जिंदाबाद भी बोलना चाह रही थी, लेकिन उसको पूरी बात बोलने नहीं दिया गया था। असदुद्दीन ओवैसी भी वहां थे, उन्होंने भी जिस तरीके से उनको टोका था, तो टोकने से ऐसा भाव निकला कि जैसे असदुद्दीन ओवैसी बहुत नाराज हो गए हों। लेकिन अगर असदुद्दीन ओवैसी वहां खड़े होकर के बोलते कि नहीं, इस बच्ची का ये भाव है, तो वो बच्ची उस तरह से कलंकित नहीं होती कि वो देश के विरोध में बोल रही थी। पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना, नेपाल जिंदाबाद बोलना, चाइना जिंदाबाद बोलना, जब तक कि हमारे बीच में युद्ध जैसी स्थिति नहीं है या हम किसी को दुश्मन देश नहीं बोल देते, तब तक ये अपराध नहीं है। तो इसको हमने लोगों ने इस तरीके से बना दिया है कि हम उस बच्ची के पक्ष में भी खड़े नहीं हो पाते, तो उस बच्ची का कोई कसूर नहीं है। वो बीजेपी वाले लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि लड़की पाकिस्तान जिंदाबाद बोलती है, देश विरोधी है, और हम लोग उसके बचाव में नहीं आते। मान लेते हैं कि अगर हम बचाव में जाएंगे तो हमें भी देश विरोधी करार दिया जाएगा। तो हमें अपने ऊपर देश विरोधी का तमगा न लगे, इससे बचने के लिए उस निरपराध बच्ची का साथ देने में हम संकोच करते हैं। ये बात भी मैं रेखांकित करना चाहता हूं इसी खबर के बहाने। जी राजीव। प्रेम कुमार जी, बिल्कुल सही बात आपने रखी है और बिल्कुल ऐसा ही था जो आप कह रहे हैं। और ये बिल्कुल सही बात है कि खुद को बचाने के लिए या देश में जो कुछ चल रहा है उससे इतर बहुत सारी बातें जो लोगों तक नहीं पहुंचती हैं और उसको रोकने की जो कोशिशें हो रही हैं, कैसे राहुल गांधी को कि आप इधर से आलू डालिए उधर से सोना निकलता है, ये राहुल गांधी के नाम से कैसे चस्पा किया गया, इस देश ने देखा है। इससे बेहतर उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता है। वो लड़की इसके साथ साथ कहना चाहती थी हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाना चाहती थी, लेकिन उससे पहले रोक दिया गया था। खैर, लेकिन उसी लड़की की तस्वीर, एक तरफ उस लड़की के उस वीडियो को और दूसरी तरफ जो राहुल गांधी जो साथी बाद में जुड़े हैं, जरा उस पिक्चर को ले आइए कि कैसे सिमिलराइज करने की कोशिश होती है, कैसे उसके बाद राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की गई। और ये लड़की जो आप देख रहे हैं, ये जो राहुल गांधी से मिल रही है, ये कांग्रेस की कार्यकर्ता है। यूसी कॉलेज अलुआ जो
केरल में है, एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में, और वहीं रात में ठहरे भी थे राहुल गांधी। वहां उनका पड़ाव था। इस यात्रा का पड़ाव होता है, सुबह ये लोग निकलते हैं, 13 किलोमीटर तक लगभग चलते हैं और फिर एक पड़ाव आता है, वहां रुकते हैं, दिन का भोजन होता है, आराम होता है, फिर शाम को 4 से लेकर 5 के बीच में फिर ये यात्रा आगे बढ़ती है और फिर 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर चलने के बाद एक पड़ाव होता है जहां रुक करके रात का भोजन और रात को सोने का कार्यक्रम होता है। कंटेनर्स मैक्सिमम हैं, लगभग 60 कंटेनर हैं जिसमें राहुल गांधी सहित तमाम भारत यात्री रह रहे हैं और इस दौरान जो कार्यकर्ता हैं वो मिलते हैं राहुल गांधी से। उन्हीं में से ये एक छात्रा है यूसी कॉलेज अलवा केरल की, और जो हम लोगों से भी जिसने बात की थी, और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, और इसी लड़की को कहा जा रहा था कि ये लड़की जो है वो लड़की है जिसने हैदराबाद में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। तो कैसे पर्दाफाश होता है ये देख लीजिए, उसकी तस्वीर हम खुद दिखा रहे हैं, आपके सामने है। लेकिन आना चाहूंगा सुनील जी आपके पास। सुनील जी, बहुत कुछ बदल रहा है। आज यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा का 17वां दिन है। 7 सितंबर से शुरू हुई ये यात्रा आज 24 सितंबर को 17वें दिन, आज 17वां दिन उनका खत्म हो चुका है और आगे बढ़ रही है। 350 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा हो चुकी है। एक लंबा, अभी तक कहें तो धीरे धीरे ये गिनते जाएंगे। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने खुद बोला था कि अभी मत पूछिए, जब अभी तो हमारे 14 दिन, उस दिन 14वां दिन था, 14 दिन बीते हैं, अभी जब 100, 110, 120 दिन हो जाए उसके बाद आप पूछना इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है। लेकिन जैसा प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि इंपैक्ट अभी दिखाई देने लगा है, अभी से। आपको भी लगता है कि इसका इंपैक्ट दिखाई दे रहा है? क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्बन नक्सल को ले आते हैं, नीतीश कुमार को लगातार उनके राज्य में जाकर घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी वक्त जबकि बिहार में चुनाव नहीं है, 2024 में चुनाव है, पहला चुनाव बिहार में, और उसके बाद 2025 में चुनाव होगा बिहार का, 2024 आम चुनाव। और उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह, जिनको बीजेपी के लोग चाणक्य कहते हैं, वो पहुंच जाते हैं पूर्णिया, किशनगंज, इन तमाम जगहों पे जाकर भाषण दे रहे हैं। और इधर लालू प्रसाद यादव दिल्ली आते हैं, कल नीतीश कुमार भी आएंगे। हलचल बहुत है। ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि नीतीश कुमार उधर झारखंड के मुख्यमंत्री और तमाम नेताओं से मिलकर विपक्षी एकता को मजबूत करेंगे। क्या देख रहे हैं आप सुनील शुक्ल जी? धन्यवाद राजीव जी। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि अगर राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं तो क्या बाकी राजनेताओं को आप घर बैठा देना चाहते हैं? वो अपना काम नहीं करें, उनको भी तो कुछ करने देंगे आप। और जो कर रहे हैं, जो स्वाभाविक रूप से काम कर रहे हैं, उस पर आप आपत्ति उठा रहे हैं। अगर ये तो नाइंसाफी आपकी है ना। अगर आप कोच्चि से लौट के आ रहे हैं तो बाकी सभी लोगों को कहिए कि अपने घर बैठ जाएं। ये कहाँ से उचित बात है? और जो करते रहे वही कर रहे हैं। नक्सल, अर्बन नक्सल की बात होती रही है, वो होती रहेगी। सम्मानित गृह मंत्री जी सीमांचल में गए हैं, उनको जाना भी चाहिए। सवाल है कि सीमांचल में ही आपको याद होगा राजीव जी कि वहां पे AIMIM के 5 विधायक चुनाव जीते थे। उन जिलों की पूर्णिया, कटिहार और जो पूरा का सीमांचल का एरिया है, उसके डेमोग्राफी से आप परिचित हैं। तो आखिर पोलराइजेशन की जो हमारी कोशिश रही है, हम जो काम करते रहे, वो कहाँ होगी? जहां पे इसका पूरा साजो सामान मौजूद होगा, अब वहीं हम जाके बात करेंगे। हमने माननीय गृह मंत्री जी ने बार बार कहा कि आप डरिए मत, हम हैं, हमारी सरकार है। कौन किससे डर रहा है? पूर्णिया में किस आदमी ने कहा कि हमको बहुत डर लग रहा है कि भाजपा की सरकार के जाने के बाद? तो यह जो पोलराइजेशन की स्थिति है, वो कहाँ से होगी? वो छपरा में तो होगी नहीं, वो भागलपुर में होगी नहीं, वो बक्सर में होगी नहीं, आरा में होगी नहीं, होगी कहाँ? जहां होगी वहां हम मौजूद हैं। और अर्बन नक्सल की बात अगर हम नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? जहां अगर आपकी बात केरल वाले नहीं सुन रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, साक्षरता का दर वहां ज्यादा है, तो इसको कहां सुनाएंगे आप? अर्बन नक्सल्स का कोई रोल नहीं है। जिनको आप अर्बन नक्सल कहते हैं उनकी कोई भूमिका नहीं है, उनका समाज पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो बार बार नाम क्यों लेंगे आप? ये एक ऐसा वर्ग है समाज में ना जो आपकी बात को काटता है, आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता।
समाज को जगाने की कोशिश करता है, तो स्वाभाविक है कि आप उनका नाम लेंगे। तो आप सबका काम धंधा मत बंद कीजिए राजीव जी, सबको अपना काम करने दीजिए आप। और ये देखिए, मैं मीनू जी की बात से थोड़ा सा असहमत हूं। चरित्र हत्या कभी भी कारगर नहीं रहा है, ये हमेशा अल्पकालिक होता है। आप तत्काल इसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन कालांतर में यह हथियार भोथरा होना ही होना है, ये चलता नहीं है। अब सवाल है कि राहुल गांधी की इस यात्रा का तत्काल कोई विकल्प आपके पास नहीं है। इस एक यात्रा ने पूरे देश के राजनीतिक विमर्श को बदल दिया। लोग बात करने लगे, यह बात करने लगे कि किस तरह से एक ताश का महल तैयार किया गया है, और उस ताश के महल के एक एक पत्ते धीरे धीरे खिसकने शुरू किए। तो स्वाभाविक है कि बात शुरू होगी, तो उसका तत्काल यह होता है कि उस व्यक्ति को खंडित कीजिए आप। अब सोचिए कि मतलब जो लोग गुजरात में बिल्किस बानो के परिवार के हत्यारों को उसके साथ दुराचार करने वाले आरोपी, दोषी आरोपी जेल से रिहा का वजूद कोई टिप्पणी नहीं करते, कोई प्रतिक्रिया देने से बचते हैं। वह लोग राहुल गांधी की अपनी सगी भांजी के साथ, अपनी सगी बहन की बेटी के साथ जो फोटो था, उसको किस तरह से वायरल करने की उन्होंने कोशिश की, ये आपके सामने है। वो तो तमाम लोग उस चेहरे को पहचानते हैं। तब तक इन्होंने एक विद्यालय के विद्यार्थी को लोग खोज लेके चले आए। इनको यह भी चिंता नहीं होती कि इससे राहुल गांधी का कुछ नुकसान हो चाहे न हो, बच्ची का कितना नुकसान होगा, जो हमारे देश की नागरिक है, पढ़ी लिखी बच्ची है, उसका कितना नुकसान कर रहे हैं। अपने विरोधी के चरित्र हनन के चक्कर में उसका तो कुछ नहीं कर पाएंगे। एक सामान्य निरीह सी पढ़ी लिखी बच्ची को आप मारे डाल दे रहे हैं, केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। तीसरी चीज, अभी राहुल गांधी ने भी जो उत्तराखंड की घटना हुई, उत्तराखंड की घटना पर राहुल गांधी की जो प्रतिक्रिया आई, उससे उनको कुछ बुलाना जरूरी था। सोचिए कि ये एक भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के बेटे का वह रिजॉर्ट है, और किस मतलब ये समझिए कि बिना किसी सेल संकोच के उत्तराखंड की सरकार उस पूरे घटना पर जो उस बच्ची के साथ उसके साथ दुराचार हुआ उस पर लिपापोती करने में लग गई। शव आज बरामद होता है सवेरे, और कल उत्तराखंड की पुलिस बयान दे देती है कि उसको ढकेल करके मार डाला गया, उसको नहर में ढकेला गया था, उसकी हत्या करके नहर में डाला गया। उसके साथ कोई दुराचार हुआ कि नहीं हुआ, उसके साथ किस तरह के शोषण किए गए, इसकी बात कौन करेगा। उत्तराखंड पुलिस का बयान आता है और बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए। वो तो भला हो वहां के दो पत्रकारों का, पौड़ी गढ़वाल के, जिन्होंने इस पूरे मामले को सड़क पर ला दिया, और वहां की आम जनता रही। आज अगर आप सभी लोग दृश्य देखे होंगे कि एम्स ऋषिकेश के सामने कितने लोग इकट्ठे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की एक विधायक को कैसे भागना पड़ा, वहां लोगों ने उसकी गाड़ी को तोड़ दिया। इस तरह की हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन सार्वजनिक प्रतिरोध है ये। और आप जिसको पूरी दुनिया देवभूमि कहता है, उस समय से किस तरह से आपने उसको राक्षसों का कृत्य बना दिया है। राजीव जी, जब यह उत्तराखंड अविभाज्य उत्तर प्रदेश का अंग होता था, तो वहां जो पुलिस अधिकारी तैनात होते थे वो कहते थे कि वहां तो अपराध ही नहीं, वहां पुलिस का कोई काम ही नहीं है, हम लोग तो बेमतलब में केवल तनख्वाह ले रहे हैं बिना पुलिसिंग किए हुए। यह उस पूरे इलाके की मान्यता रही है। और आज किसमें लोग कह रहे हैं कि वहां का प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, स्थानीय लोगों का दोहन, गैर कानूनी निर्माण, पर्यटन और तीर्थाटन के नाम पर लोगों का शोषण बड़े पैमाने पर हो रहा है। और किसके द्वारा हो रहा है? जो धर्म ध्वजा लिए हुए सबके ठेकेदार बने हुए हैं, कोई बोलने वाला नहीं। आपको वह वीडियो आप रो देंगे राजीव जी, जो बेटी का शव मिला है, उसका पिता थाने के इर्द गिर्द घूम रहा है, और जो आरोपी हैं वो थाने में बकायदा कुर्सी पर चौड़े से बैठे हुए हैं। ये तो इनकी व्यवस्था है। और उस पूरी घटना पर एक बच्ची का इस निर्दयता पूर्वक उसकी हत्या कर दी गई, बेशर्मी के साथ सरकार उनको बचाने में लगी हुई है, और इस सत्तारूढ़ दल के किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने एक बयान तक नहीं दिया। और आप फैलानी जाए के लिए कि विनोद आर्या को पार्टी से निकाल दिया गया, बिल्कुल नहीं, निलंबित किया गया है। अभी निलंबन कैसे किया गया जब इस तरह की स्थितियां चली आई। तो नीतीश कुमार पे हमला स्वाभाविक है। अब सवाल है कि नीतीश कुमार के ऊपर अब करेंगे क्या। नीतीश कुमार पे आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा नहीं पा रहे हैं, अनुभवहीनता का आरोप लगा नहीं पा रहे हैं, पप्पू आप उसको कह नहीं पा रहे हैं,
राजनीतिक रूप से कमजोर व्यक्ति आप कह नहीं पा रहे हैं, तो कहेंगे क्या? धोखा दे दिया। किसको धोखा दे दिया भाई? अगर आपको छोड़ करके आरजेडी के साथ चले गए तो धोखा है, और आरजेडी से तोड़ करके जब आप अपने पास लाए थे तो वो महाजा के था, वो धोखा नहीं था। साथ लड़े हुए चुनाव को उस गठबंधन को आपने तोड़ा था। तो इस यात्रा ने राजीव जी राजनीतिक विमर्श को बदला है देश के। कांग्रेस दल को बदला या नहीं बदला ये तो आपके सामने दिख रहा है। राजनीतिक विमर्श को बदला, लोगों के मन में जो तमाम तरह की बातें थी वो सामने आने लगी हैं। लोग उन तमाम चीजों से सतर्क होने लगे हैं और बात करने लगे हैं। विपक्ष की बात, विपक्ष के लिए जहां कहा जाता था कि कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, विपक्ष सड़क पर आने के लिए कहा जाता था कि विपक्ष कहाँ है, सड़क पे क्यों नहीं आता। और जब विपक्ष सड़क पे आ गया तो सबके जितने तरह के हथकंडे हो सकते हैं, किसी भी आंदोलन को, किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम को, किसी भी नेतृत्व को बदनाम करने की, वो सभी हथकंडे आप अपना रहे हैं। लेकिन वो चलता नहीं है, बिल्कुल नहीं चलता है। और जो अखिल जी ने कहा ना कि अगर आप जलते हुए पत्थर को छू देंगे तो आप जल जाएंगे, सर ये मुहावरा तब बना था जब दस्ताने नहीं बने थे। अब दस्ताना पहन के पत्थर छुआ जाता है। ये आड़ में चीजें होने लगी हैं। ये आवरण पहन करके लोगों ने इन गतिविधियों को संचालित करने लगे हैं। इसलिए उस आवरण को हटाना पहले जरूरी होता है कि साहब यह जो आदि पत्थर छूने आ रहा है इसके हाथ को पहले देखो कि दस्ताना पहने हुए। ये इस तरह के लोग हैं। और इस यात्रा ने हाथ में पहने हुए दस्ताने को खींच लिया है और सब कुछ लोगों के सामने कर दिया है। इसलिए इस देश का राजनीतिक विमर्श बदला है और इसका बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़ेगा इस देश के राजनीति के ऊपर। राजीव जी, पड़ेगा, प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या कुछ आप देख रहे हैं अमलेंदु उपाध्याय जी? घंटा बीत चुका है, 1 घंटा से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। हम लोग बहुत मुद्दे इतने हो जाते हैं, गंभीर चर्चा होती है, आप लोगों के विचार जब आप लोग अपने विचार रखते हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि बीच में टोकूं। और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब कंबाइंड वे में आती हैं तो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए भी टोका टाकी मैं बिल्कुल नहीं करता हूं। और कई बार हमारे कई साथी घंटे भर इंतजार करते हैं, जैसा अभी अमलेंदु उपाध्याय जी कर रहे हैं। लेकिन अमलेंदु जी, 17 दिन और देश की राजनीति और उसमें बहुत कुछ चेंज, जैसा अभी जिस पर टिप्पणी कर रहे थे हमारे साथी सुनील शुक्ल जी, आप क्या देख रहे हैं? राजीव जी, सबसे बड़ा असर तो ये है इन 17 दिनों का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहना पड़ा कि नेहरू जी ने काम शुरू किए थे इस देश के अंदर और अरविंद नक्सलों ने रोक दिया, तो वो काम जो है वो अब जाके पूरे हुए। तो बधाई राहुल गांधी को भी कि उनकी यात्रा ने मोदी जी को मजबूर किया कि वो बताएं कि नेहरू जी ने देश में काम शुरू किए, और बधाई मोदी जी को कि उन्होंने देश को बताया कि नेहरू जी ने इस देश के अंदर काम शुरू किया। तो ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि आप इसको मान सकते हैं 17 दिन की। और बाकी तो उपलब्धि है कि भागवत जी जो है वो मस्जिद घूम रहे हैं, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है, तो वो तो अलग की उपलब्धि है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने एक और अच्छी बात कही कि अरविंद नक्सल जो थे वो नेहरू जी के समय भी थे। अब प्रधानमंत्री को मालूम ही नहीं कि नक्सलिज्म जो है वो नेहरू जी के समय में था ही नहीं। नक्सलिज्म जो है वो नेहरू जी के बाद की चीज है, और अरविंद नक्सलिज्म जिसको कहा है वो और बात की चीज है। तो चूंकि हमारे प्रधानमंत्री दिव्य ज्ञानी हैं, हार्ड वर्कर हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, तक्षशिला को बिहार में बता सकते हैं, तो प्रधानमंत्री कुछ भी उवाच सकते हैं, उनको अधिकार है, संविधान प्रदत्त अधिकार उनको प्राप्त है, वो कुछ भी बोल सकते हैं और वो सब सच हो सकता है जो भी वो बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री जो है वो नक्सलिज्म के बारे में भी अगर थोड़ा देश को ज्ञान देते तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात होती। बहरहाल प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने नेहरू जी को श्रेय दिया कि नेहरू जी ने इस देश के अंदर जो है वो भारी उद्योगों का और विकास का जो थी वो आधारशिलाएं रखी। तो ये प्रधानमंत्री को है। अब जो मीनू जी ने जिस बात से शुरुआत की थी, तो देखिए ये पहला बार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतागण जो है इस तरीके के अपराधों में पाए जा रहे हैं। असल में यही जो है इनकी असली संस्कृति मालूम पड़ती है। अब ये पता नहीं कि ये शिक्षा इनको दी जाती है कि या ऐसी शिक्षा इनको मिल जाती है, ये कहां से इनको ऐसी शिक्षा मिलती है। आपको याद होगा कि अभी थोड़े दिन पहले, मुश्किल मुझे लगता है कि 1.5-2 महीना हुआ होगा
नागालैंड का भी एक किस्सा आया था, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा पदाधिकारी जो था, जो पहले आतंकवादी रहा है, उसके भी रिजॉर्ट में इसी तरीके के काम होते थे। मादक पदार्थ बेचे जाते थे, उसके बाद हथियार पकड़े गए थे, देह व्यापार का धंधा होता था। मालपुरा बाद में वो हापुड़ के पास से कहीं से गिरफ्तार हुआ था। कुलदीप सेंगर और चिन्मयानंद के नाम हमारे सामने हैं ही ऑलरेडी। किस तरीके से जो है कठुआ में उस बच्ची के रेप के आरोपियों के समर्थन में जो तिरंगा यात्राएं निकाली जाती हैं, और फिर जो लोग बिल्किस बानो के बलात्कारियों के समर्थन में खड़े हो सकते हैं, तो आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं वो किसी और बलात्कारी के समर्थन में खड़े नहीं होंगे। तो ये तो मुझे लगता है कि जनता के सोचने का समय आ गया है कि उसको ये सोचना चाहिए कि आप किसके समर्थन में जो खड़े हो जाते हैं। मुझको राजीव जी याद पड़ता है कि 2009 के चुनाव से पहले मैं एक अखबार में काम करता था, एक पत्रिका थी, उसकी और भी पत्रिकाएं निकलती थी, वो शिक्षक जगत से निकली हुई थी। 2 लड़कियां उनमें काम करती थी और वो गैर राजनीतिक थी लड़कियां, उनको राजनीति से कोई लेना नहीं था, सिविल सर्विसेज की तैयारियां कर रही थी और उसके साथ साथ काम करती थी। बंगलौर में उसी समय पब की घटनाएं हुई, श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं ने वहां लड़कियों को मारा पीटा वैलेंटाइन डे के आसपास। तो वो लड़कियां थी, वो जिस टीटीपी ऑपरेटर के पास बैठ के मैं अपनी पत्रिका तैयार करा रहा था, उसके बगल वाली टीटीपी ऑपरेटर के पास बैठ के वो अपनी पत्रिका तैयार करा रही थी और आपस में बात कर रही थी और कह रही थी कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले अगर सत्ता में आ गए तो लड़कियों का जीना हराम कर देंगे। मुझे उसी समय लगा कि अगर लड़कियों के दिमाग में ये बातें जा रही हैं, उन लड़कियों के दिमाग में जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं और जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जो राजनीति का एबीसीडी नहीं जानती हैं, अगर उनके दिमाग में ये है तो भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली दूरस्थ। और मुझे फिर लगता है कि जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं और जिस तरीके से लड़कियां खुल करके राहुल गांधी से मिल रही हैं, तो मैं फिर ये आश्वस्त हो सकता हूं कि इस देश की महिला शक्ति जो है वो निश्चित तौर से इस देश की राजनीति को बदलने की दिशा में काम करने जा रही है। और मोदी जी को सावधान होने की आवश्यकता है कि अगर उनकी पार्टी के लोगों ने अपने तौर तरीके, अपने क्रियाकलाप नहीं बदले और आपने सारे भारत पर कब्जा करने में अपराधियों को पार्टी के अंदर प्रवेश देने से नहीं रोका, तो दिल्ली अब आपसे बहुत दूर जाने वाली है। मैं सिर्फ कह सकता हूँ राजीव जी। बहुत गंभीर बात आप कह रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में 2024 में देश किस दिशा में किस पार्टी को वोट देगा, ये भी देखना उस समय हमारे लिए, हम सब के लिए अभी से उसका इंतज़ार है। लेकिन मीनू जी, उत्तराखंड की बात और बाकी तमाम चीज़ें महिला मुद्दे पे तो हम कर ही रहे थे, अभी आपने अपने पहले उसमें कहा भी, अपना जब विचार आप रख रही थी। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि इन 17 दिनों में बहुत कुछ बदल गया है देश की राजनीति और सत्तारूढ़ दल में एक घबराहट आपके नजरिए से भी क्या दिखाई दे रही है? जी, इस 17 दिनों में ये बदला है कि मैंने एक निकाला है। आज हम अर्बन नाजियों से सवाल करते हैं, जो अर्बन नाजी हैं, इस देश का जीना मुहाल कर रखा है, उसमें औरत, बच्चे, बूढ़े, जवान, युवा, मतलब कौन त्रस्त नहीं है इन अर्बन नाजियों से। तो ये अर्बन नाजी जो है वो हमें बताएं कि इस देश में नफरत का ये कब तक चलेगा खेल, ये कब बंद होगा खेल। अर्बन नक्सल के तौर पे मैं पूछती हूँ, माहौल तो बहुत बदला है। और ये जो खबर है कि अर्बन नक्सलों ने बांध का विरोध किया, सरदार सरोवर की, दुनिया भर में ऊंचे बांधों का विरोध होता है और होता रहेगा और होता अब भी हो रहा है। तो और क्योंकि ये जो सरकार है ये भाजपा की, और इसमें खासकर मोदी सरकार, इन लोगों को पर्यावरण से कोई लेना देना है नहीं। इन्होंने यहाँ उत्तराखंड में जो 4 लेन हाईवे बनाया है, वहां पे उससे दुनिया भर के पहाड़ मतलब इस तरीके से दरक रहे हैं कि जैसे किसी ने डायनामाइट लगा दिया हो इसमें। आपने बंबई में देखा वो जो शेड है, जो ये मेट्रो रेल का जो शेड है, उसको देखिए, उसमें कितने हजारों उन्होंने वहां पेड़ काट दिए। फिर उद्धव सरकार ने उस पर स्टे किया, उसको रोका, लेकिन फिर उन्होंने सरकार आते ही फिर उन्होंने उसको शुरू कर दिया है। इसी तरीके से मतलब इनका ठीक है, मैं ये मानती हूं कि पर्यावरण और विकास का जो मुद्दा है ये वास्तव में कॉन्फ्लिक्टिंग है, कॉन्फ्लिक्ट होता है कि भाई पर्यावरण के साथ या बचा लो या विकास करवा लो, लेकिन एक कोई बैलेंस भी तो होता है ना उसके बीच में। आपने उठा के अर्बन नक्सल का ये ठप्पा लगा दिया,
मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये अचानक अर्बन नक्सल और ये बांध जो है ना, ये अचानक अभी भी मैं समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि ये अचानक से क्या विस्फोट हुआ इनके दिमाग में कि ये अर्बन नक्सलों के ऊपर उन्होंने हावी होना शुरू कर दिया। क्योंकि मेधा पाटकर का कोई दूर दूर का संबंध नहीं है गुजरात से, उस नर्मदा डैम के अलावा कोई संबंध है नहीं। लेकिन आज जो ये यात्रा पे आ जाती हूँ मैं, देखिए यात्रा तो ये नफरत को जीतने की यात्रा है, जिस यात्रा से ये अपनी पब्लिक, अपनी जो पूरा आवाम जो है इतनी बुरी तरह से त्रस्त है, और उसी का नतीजा है कि जो लोग इस तरीके से एक नेता में मसीहा ढूंढ रहे हैं, उनको कभी कोई उम्मीद भी नहीं है, कभी भी उम्मीद नहीं है। भाजपा के नेताओं की तो मैंने पहले भी कहा था कि शाब्दिक भाषा, शब्दों की जो शब्द है और जो देह की भाषा है वो इतनी कठोर है कि आदमी दूर से देख के ही डर जाए। महिलाएं, बच्चे तो वहां जाने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। लेकिन जैसा राहुल गांधी जैसा नेता उनको जो सामने दिखाई देता है, तो उनको लगता है कि यार ऐसा नेता तो फिल्मों में ही हो सकता है, असली जिंदगी में नहीं हो सकता। ये कैसे गले लगा रहा है सबको, वंचितों को, गरीबों को, बच्चों को, महिलाओं को, युवाओं को, सबकी बात सुन रहा है, और उससे ही इनको बेचैनी है। देखिए राहुल गांधी खाली सड़क पे नहीं चल रहे हैं, जैसा कि इन लोगों ने फैला रखा है कि सड़क पे चले जा रहे हैं। राहुल गांधी खाली सड़क पे नहीं चल रहे हैं, उसके साथ वो लोकल जो ग्रुप्स हैं, तरह तरह के लोग ग्रुप्स हैं, वहां तरह तरह की समस्याएं हैं, मछुआरों की, मसाला उत्पादकों की, धान उत्पादकों की, रबड़ उत्पादकों की, युवाओं की, और वहां पे जो ट्रांसजेंडर सेक्शन से भी वो मिले हैं राहुल गांधी, और हर तरह की वहां पे वो चल रही है। तो इससे इनको बेचैनी है कि जो वो नब्ज पे हाथ रख रहे हैं कि भाई देश की नब्ज क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि यहाँ समस्याओं पे तो किसी को बात करने दी नहीं जाती है। जो समस्याओं पे बात करता है वो अर्बन नक्सल। तो हो सकता है कि कल परसों राहुल गांधी पे भी चस्पा कर दिया जाए ये लेबल। और रही चरित्र हनन वाली बात, सुनील शुक्ला जी आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत लंबी नहीं जाती ये चीज, लेकिन इन्होंने मैं जो चरित्र हनन वाली बात, इस जो लड़की का हमारा जो वीडियो दिखाया आपने, जिससे बात की थी कि भाई ये है वो लड़की, ये पाकिस्तान वाली लड़की नहीं है, उसकी बात के संदर्भ में नहीं कह रही थी मैं। उसके अलावा भी ये बीजेपी के जो ट्रोल्स है ना, उसमें एक शेफाली वैद्य है और भी लोग हैं, उन लोगों ने बहुत गंदा ट्वीट किया है इस लड़की के उसको लेके। उन्होंने वो चरित्र हनन किया है, सीधे सीधे बहुत गंदी भाषा में चरित्र हनन किया है उसको, और वहां रिबटल वो दे रही है खैर सोशल मीडिया टीम। तो उन्होंने, मतलब आप समझ सकते हैं, मैं तो यहाँ ऑनलाइन कह भी नहीं सकती उस बात को कि जो और औरतें कह रही हैं वहीं की। तो ये चीजें उनके ऊपर असल में वही है कि जब कुछ और बस नहीं चलता है तो यही अंत में यही हथियार, हमारे भारतीय समाज में तो यही हथियार रहता है और बड़ा कारगर होता है। आदमी मतलब एक बार के लिए चुप हो जाता है, लेकिन वो चुप होने वाले नहीं है। और वो चीज जो वहां की जनता देगी जवाब इस बात का, तो कि वो लड़कियां वहां आना बंद करेंगी या युवा बच्चे वहां आना बंद करेंगे या नहीं इनकी धमकियों से, तो कोई नहीं डरने वाला है। और ये कारवां तो चलेगा, ये जीतेगा नफरत को। ये आप सभी पैनलिस्ट कह रहे हैं जब से कि ये यात्रा ने विमर्श बदल दिया है इस देश का, जो कि विमर्श 8 साल से बदला नहीं जा रहा था। बहुत कोशिशें हो रही थी, आप लोग भी विद्वान जन, बहुत जो समाज शास्त्री और जो आप लोग दर्शन शास्त्री, सब लोग चिंताग्रस्त थे इस बात से कि भाई विमर्श बदले इस देश का। तो ये यात्रा तो बहुत सफल यात्रा है। अब ये गुजरात, यहां से निकल के कर्नाटक आएगी, वहां के बाद जो मेरी आशंकाएं हैं, हो सकता है कि मैं निर्मूल साबित हूं मेरी आशंकाएं, लेकिन मैं समझती हूं कि दिक्कत जरूर डालेंगे। जो इस तरह की शारीरिक दिक्कतें डाल रहे हैं अभी तक, तो वो फिजिकल भी डालेंगे वहां दिक्कत। जी राजीव, डालने की फिजिकल दिक्कत डालने की कोशिश होगी, लेकिन कांग्रेस की तैयारियां बहुत मजबूती के साथ में वहां चल रही हैं। और जो खबरें कर्नाटक से आ रही हैं, डीके शिव कुमार कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, आप सब जानते हैं, और उनको नोटिस भी ईडी का समन जारी हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद इन लोगों की कोशिश है कि इस यात्रा में राहुल के साथ साथ सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हों, और वो कर्नाटक में शायद सोनिया गांधी शामिल हो ना हो, लेकिन प्रियंका गांधी ज़रूर शामिल होंगी। और एक चुनौती और कर्नाटक के लिए, और उसके बाद जिन राज्यों में ये यात्रा पहुंचेगी उनके लिए भी, कि जितनी भीड़ इधर है यानी कि तमिलनाडु और केरल में, उससे ज़्यादा भीड़ अपने राज्य में इकट्ठा करके आला कमान की नज़रों में नंबर 1 बनने की कोशिश करें।
तो ये बहुत सारी चीज़ें जो पॉलिटिकल अंदरूनी चलती रहती हैं, वो बातें भी चल रही हैं, भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन स्वतः स्फूर्त जो हमने केरल में देखा, शायद वो कर्नाटक में भी हमको देखने को मिले, क्योंकि लोग सड़कों के पीछे किनारे इकट्ठा होकर के, परिवार का परिवार मीनू जी इकट्ठा होकर के इंतजार कर रहा है कि राहुल गांधी इधर से ही आएंगे ना। हम लोग जब गुजर रहे थे तो पूछते थे कि राहुल गांधी की एक झलक देख पाएंगे, मिल पाएंगे। मैंने कहा एक से कि नहीं, मिल तो नहीं पाओगे क्योंकि वो जाएंगे, भीड़ होगी। तो उनका कहना नहीं, देख तो पाएंगे ना, बस देख लिया काफी है, जीवन सफल हो जाएगा। तो ये अभी शासन नहीं है केरल में कांग्रेस का, लेकिन अगर इस ढंग से सोच है, वो सोच अगर आगे बढ़ती है और 17 दिनों में जो सोच देश की बदली है, वो क्या कुछ कहती है, जरा इस पर अपने विचार रखने के लिए मैं चाहूंगा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कि आपको भी लगता है क्या कि एक विमर्श की जो धारा है वो बदल चुकी है और अब पहली दफा ऐसा लग रहा है कि नहीं, यहां विपक्ष भी है और यहां एक बैलेंस, जो तराजू का जो दोनों पलड़ा है वो दोनों बराबर आ सकता है। अभी तो बिल्कुल ऐसे वाली स्थिति थी। अब आपको क्या लगता है और कैसे इस विमर्श को बदलते हुए इस भारत जोड़ो यात्रा से हम देख रहे हैं और कैसे एक लगातार, क्योंकि चौतरफा वार में अभी अगर दो तरफा भी देखा जाए तो एक दक्षिण से और एक बिहार से, और अंधाधुंध चल रहे वार जो है वो है, और उसमें राहुल गांधी जिस एक पक्ष को मजबूती के साथ पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं वो महिला वर्ग है, और उसकी जो मजबूती है वो साफ दिखाई दे रही है। बहुत महिलाएं उमड़ के आ रही हैं इस पूरी यात्रा में। देखिए, वास्तविकता में अगर आप देखें कि जो ये दो शक्तियां हैं जो एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज का अध्ययन करें। आप वहां गए, केरला आप गए और हमने आपकी सारी वार्ता देखी, और वैसे भी जितनी भी केरला की ये जो पदयात्रा हो रही है हम उसको देख रहे हैं। जो वहां के युवाओं का और स्त्रियों का जो बॉडी लैंग्वेज है वो इतना जोशीला है, वो इतना उत्साह वाला है, वो इतना उमंग वाला है। और दूसरी तरफ आप देखिए, जो बिहार के अंदर, सीमांचल के अंदर अभी अमित शाह जी की मीटिंग हुई है, वहां की बॉडी लैंग्वेज का अध्ययन कीजिए। अमित शाह जी को भीड़ से कहना पड़ रहा है तालियां बजाओ, मैं तुम्हें एयरपोर्ट दे रहा हूं, तालियां बजाओ, और तालियां नहीं बज रही हैं। मैंने देखा, मैं भी हमेशा देखता था जो शिक्षक जीवन में, अगर आधे बच्चे जब आप भाषण दे रहे हैं या बोल रहे हैं, अगर उनकी निगाह नीचे है, अगर आपकी निगाह से उनकी निगाह नहीं मिल रही है, अगर वो अपने मोबाइल को देखने का प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब है वो अनिच्छुक हैं। अमित शाह की मीटिंग में आप दोबारा ध्यान से देखिएगा, 50% लोग ऐसे हैं जो अमित शाह जी की बात को सुन नहीं रहे हैं, उनकी आंखों से आंखें नहीं मिला रहे हैं। और दूसरी तरफ केरला की जो ये यात्रा है, इसमें लोगों की उमंग देखिए, इसमें जोश देखिए। तो ये अंतर है। देखिए, वास्तविकता में पहले भी मैंने एक बार कहा था कि अगर आपका जो छोटा समूह हो चाहे, लेकिन अगर वो जोश से भरा हुआ है, अगर उसके अंदर उमंग है, अगर वो लीडर को स्वीकार करता है, तो एक छोटा डिस्कनेक्ट हो गए हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, लेकिन इन्हीं की बातों को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और सीधे सुनील शुक्ल जी, आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए कि क्या कुछ इन 17 दिनों में, हालांकि हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं इस पे, लेकिन ये जो दो अलग अलग दिशाओं से, दक्षिण और उत्तर से जो घेरने की कोशिश हो रही है, ये कितना घेर पाएंगे विपक्षी दल सत्तारूढ़ बीजेपी को, ये एक अलग मसला है। लेकिन साथ साथ सियासत से इतर देश में नफरत की जो राजनीति, नफरत के जो बीज बो दिए गए हैं, उसको खत्म करने में कितना सफल होती है विपक्षी पार्टियां, ये भी देखना होगा। लेकिन इस वक्त जो कुछ चल रहा है, क्या कहेंगे उस पर? राजीव जी, राहुल गांधी क्या इस देश के प्रधानमंत्री हैं? राहुल गांधी क्या केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं? राहुल गांधी क्या किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं? क्या आज किसी के मन में कोई दावे के साथ कह सकता है कि कल राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो जाएंगे? ये तीनों चारों बातों का उत्तर नकारात्मक है।
अगर इस वास्तविकता यह है तो केरल का रबर उत्पादक किसान राहुल गांधी से क्यों मिल रहा है? वहां का मसाला उत्पादक किसान राहुल गांधी से क्यों मिल रहा है? वहां का जो मछली उत्पादक किसान है वो राहुल गांधी से क्यों मिल रहा है? विश्वविद्यालयों के शिक्षण संस्थाओं की छात्र छात्राएं राहुल गांधी से क्यों मिल रही हैं? वहां का कुछ जो महिलाएं हैं वो राहुल गांधी से क्यों मिल रही हैं? क्या यह इस देश के बदले हुए राजनीतिक विमर्श का परिणाम नहीं है? आज के पहले, इस यात्रा के शुरू होने के पहले तक अगर आप किसी से बात कीजिए तो ये लोग कहते थे कि आखिर इस सरकार का विकल्प क्या है। विकल्प की चर्चा कोई करने के लिए तैयार नहीं था, किसी के पास कोई तर्क नहीं था। और आज तो दावे के साथ कहा जा रहा है कि इस देश में एक विपक्ष है, और वह विपक्ष है इस जो देश का जो जनमानस है उसके बातों को कहने के में सशक्त है, और सड़क पर उतर कह रहा है, पूरी दमदारी के साथ कह रहा है। तो क्या यह बदले हुए राजनीतिक विमर्श का परिणाम नहीं है? जो लोग अपने घरों से निकल करके आकर के विपक्षी नेता की शक्ल देखना चाहते हैं, क्या यह इस देश के बदले हुए राजनीतिक के विमर्श का परिणाम नहीं है? और अगर आपका विरोधी आपकी गतिविधियों से आशंकित है, सशंकित है, और आपको कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या यह इस देश के बदले हुए राजनीतिक विमर्श का परिणाम नहीं है? आज के पहले, इस यात्रा शुरू होने के पहले जो लोकतंत्र के दो तराजू होते थे, सत्तारूढ़ दल और विपक्ष, उसमें से इस तराजू का एक पल्ला गायब था राजीव जी, वो दिखाई नहीं पड़ता था। केवल एक ही पल्ला दिखाई पड़ता था, दूसरे पल्ले के लोग कल्पना भी नहीं करते थे कि तराजू में दो पल्ले होते हैं। एक पल्ले वाला तराजू हर जगह दिखाई पड़ रहा था। आज तराजू के दोनों पल्ले दिखाई पड़ रहे हैं, और मजबूती के साथ दिखाई पड़ रहा है दूसरा पल्ला जो अब तक गायब था। इसलिए मेरा मानना है कि इस यात्रा ने इस देश के राजनीतिक विमर्श को बदला है। विपक्ष दिख रहा है, जो लोग इस सत्तारूढ़ दल से संतुष्ट हैं, इनकी नीतियों कार्यक्रमों से संतुष्ट हैं, अपनी बात को कहना चाहते हैं, उनके सामने एक विकल्प दिख रहा है। वह उस विकल्प के साथ जुड़ना चाहते हैं और अपनी बात को कहना चाहते हैं। यह सामान्य बात नहीं है, और इसका असर ये नहीं केवल कि तमिलनाडु और केरल में भी है। कर्नाटक में जब आप देखिएगा, मैं मीनू जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सभी आपकी आशंका निर्मूल होंगी। हिम्मत किसी की नहीं है कि इनको छू दें, इनके अगल बगल चले जाए। यह है क्या कि जब आप मीनू जी, मैंने एक चुनाव देखा था नियाक से, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे थे, इलाहाबाद लोकसभा का उपचुनाव, उस समय दिल्ली की यानी केंद्र सरकार में राजीव गांधी और राष्ट्रपति जी दिल्ली में रह गए थे, और उत्तर प्रदेश सरकार में केवल राज्यपाल लखनऊ में रह गए थे। बाकी दोनों सरकारें इलाहाबाद में थी, दोनों की दोनों सरकारें इलाहाबाद में थी। और ये विश्वनाथ प्रताप सिंह एक मोटरसाइकिल पर अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे, और जनता सड़क पर थी, जनता उस चुनाव को लड़ रही थी, और किसी का मजाल नहीं था कि उस चुनाव में किसी तरह का हेरफेर कर दे, बूथ लूट ले, लोगों को वोट देने से निकलने से मना कर दे, किस तरह की अराजकता कर दे, काउंटिंग में किस तरह का अवरोध पैदा कर दे। सड़क पर जब जनता आती है ना, तो कोई दिखाई पड़ता नहीं है, आप कुछ भी कहते रहिए। इसीलिए कोशिश की जा रही है कि इस तरह की बातें की जाए कि जनता, आम आदमी जो है वो इस यात्रा से अपने को दूर करे। तो संभव नहीं है। जनता से मिलने के लिए ही तो ये लोग सड़क पर निकले हैं, और स्वाभाविक तौर से लोग निकल के मिल रहे हैं। आज सोचिए कि जब कर्नाटक में एक जो पोस्टर कांग्रेस पार्टी बना रही है, पेटीएम का कोई पर्यायवाची उन्होंने बनाया है, उस पोस्टर को लगाने के लिए लोग सड़क पर निकल रहे हैं बंगलोर में। देखिए कितनी भीड़ हो रही है। ये लोग कहां से आ रहे हैं? वो कोई त्रिपुरा के लोग थोड़े हैं, वो कोई मेघालय नागालैंड से थोड़े गए हैं। वह बेंगलोर के, कर्नाटक के कन्नड़ी लोग हैं जो उस पोस्टर को लगाने के लिए सड़क पर निकले हुए हैं, और एक दो की संख्या में नहीं है, बड़ी तादाद में है। और यह बताता है कि इस देश का राजनीतिक विमर्श बदल रहा है। राजनीतिक विमर्श को बदलना कोई हंसी खेल नहीं होता, और तत्काल नहीं बदलता। जिस चीज को पिछले कई सालों से लोग एकदम उस पर सोचना बंद कर दिए थे, वो पन्ने खुलने लगे हैं। और जब पन्ने खुलने लगे हैं, तब अगर किताब का एक पन्ना खुल गया, अंतिम पेज तक खुलेगा वो, उसको कोई रोक नहीं सकता। और किताब को लोगों ने एकदम बाहर निकाल लिया है, जिल्द के बाहर, और उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया है।
उससे सोचना शुरू कर दिया, उससे विमर्श करना शुरू कर दिया, और आप देखिएगा कि इसके कितने अच्छे परिणाम आएंगे। इस देश का लोकतंत्र 75 साल लोगों ने व्यर्थ नहीं गंवाया। हमारे लोकतंत्र के आज़ादी के नायकों ने यूं ही नहीं बलिदान किया है, बड़े मूल्य दिए हैं। उन मूल्यों के साथ ये देश चल रहा है। अगर हम 75 साल से अपने लोकतंत्र को बचाए हुए हैं तो आगामी अनगिनत वर्षों तक हम लोकतंत्र को बचाए रखेंगे, उस देश की जनता ही बचाएगी। किसी को मुगालते में नहीं रहना चाहिए। जी राजीव जी, किसी को मुगालते में नहीं रहना चाहिए, बहुत सही कह रहे हैं। और बहुत कुछ अभी बाकी है। आने वाले समय में आप ये तय मानिए कि जो एक धारा है, विमर्श की धारा, सियासी विमर्श की धारा, राजनीतिक विमर्श की धारा, वो आप इस वक्त बदलते हुए देख रहे हैं। कल एक बहुत बड़ी रैली, बहुत बड़ी सभा होने जा रही है हरियाणा में, और उसके बाद और बहुत कुछ बदलते हुए आप देखेंगे। तो बहुत कुछ होना बाकी है। और उधर दक्षिण से एक आवाज़ गूंज रही है, और वो आवाज़ है राहुल गांधी जिंदाबाद। अगर देखें तो हर तरफ राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी की चर्चा हो रही है। इधर उत्तर और पूरब की बात अगर करें तो बिहार काफ़ी चर्चा में है, और बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों गलबैया करते हुए एक दूसरे पर भरोसा जताते हुए नजर आ रहे हैं। और ये भरोसा इस वक्त ऐसा दिखाई दे रहा है कि 2024 तक तो जरूर इन दोनों की जोड़ी बनी रहेगी, और साथ में कांग्रेस है। उधर अगर और थोड़ा सा पूरब जाएं और वेस्ट बंगाल की बात करें तो हार थक के ममता बनर्जी को यह कहना पड़ रहा है कि विपक्षी एकता को मजबूत करने की जरूरत है। हेमंत सोरेन, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, इन सब से मैं बात करूंगी। तो बहुत कुछ होने वाला है, इसीलिए दिल थाम के और आराम से देश की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उस पर नजर बनाए रखिए। और एक बात जरूर, अपने बच्चों से, इर्द गिर्द अपने दोस्तों से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नाम कटवा कर किसी ऐसे यूनिवर्सिटी में दाखिला करवाने के लिए बोलिए जहां थोड़ी बहुत अच्छी पढ़ाई होती हो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देश का भला होगा, हमारा भला तो होगा ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मीनू जी, आपको बहुत धन्यवाद। सुनील शुक्ल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में दो और साथी जुड़े हुए थे, प्रेम कुमार जी और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, और हाँ, दो नहीं तीन, और प्रोफेसर रविकांत जी। आप तमाम वरिष्ठ जनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और साथ में हमारे तमाम साथी जो आप लोग जुड़े हुए हैं। आज आप लोगों का बहुत वक्त लिया, लेकिन कार्यक्रम में कुछ बातें, वीकेंड है लेकिन जितनी गहमा गहमी है बातें रखनी ज़रूरी है थी, इसीलिए थोड़ा सा समय भी ज़्यादा लिया। लेकिन अब आप सबको वीकेंड की शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करने की आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। कल शाम मेरा साप्ताहिक प्रोग्राम घूमता हुआ आईना देखना मत भूलिए। बहुत कुछ है, और वहाँ इस बार लाने की कोशिश यही कर रहा हूँ कि कैसे परेशानियों से घिर गई है बीजेपी। जरा अलग अलग मुद्दों को आप जोड़कर देखने की कोशिश कीजिएगा। अभी ही मैं बता दिया कि कैसे परेशानियों में, खुद में, अपने चक्कर में, राजनीतिक जो सियासत जो कर रही है उसमें कैसे घिर चुकी है। कल शाम 7 बजे जरूर देखिए। तब तक इजाजत लेता हूं आपसे। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।